आईफोन के कैमरास मच बेटर कैसे परफॉर्म कर देते हैं बहुत कम मेगापिक्सल्स पे। आप कितने भी मेगापिक्सल बना सकते हो, वो मैटर ही नहीं करते मेगापिक्सल। कैमरा सेंसर बड़ा दे दिया आपने, वो महंगा होता है, इसलिए सिर्फ महंगे फोन्स में आता है। वाटर रेजिस्टेंट फोन, वाटर प्रूफ फोन, पहले तो क्लियर कर दो कि दैट ये क्या होता है। कोई भी चीज़ ऐसे टेक रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो वो फुली वाटरप्रूफ नहीं हो सकती। रैम में भी सेम ये मॉड्यूल यूज होता है, 2 GB रैम, 5 GB रैम, 10 GB रैम, 12 GB रैम। रैम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टोरेज होती है। UFS 2.2, UFS 3.1 और UFS 4.0। टेक बर्नर का उन्होंने अपनी वॉच लॉन्च करी थी, बहुत अच्छी बनाने की कोशिश करी बट ड्रॉपेटली वो फेल हो गई। क्यूरियस टू नो कि एक PDF फोन को कैसे हैक कर देती है। सिर्फ PDF डाउनलोड से नहीं होता, ये जो हम देखते हैं ना कि एयरपोर्ट पे केबल लगी हुई है, उसको हम अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं, उससे भी कोड ट्रांसफ़र हो जाता है। 2 मिनट में आपका अकाउंट खाली हो सकता है, आपका फ़ोन हैक हो सकता है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं फ़ोन में। व्हाट्सएप की सेटिंग्स में सिक्योरिटी के अंदर जितनी भी सेटिंग्स है, आप एक चीज़ देखते हो कि आप ऐप्स डाउनलोड करते हो, बहुत सारी अननेसेसरी आपसे परमिशंस लेते हैं। 100% इससे प्राइवेसी ब्रीच होती है। ये स्टार्टअप के नाम पे सबसे बड़े स्कैम होता है। डेटा भी चोरी करते हैं ये अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब करके हमें पूरा सेल कर देते हैं हमारा डेटा इधर उधर। रिफर्बिश फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, व्हाट यू थिंक? अराउंड 16-17 रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीद चुका हूँ। 16-17 में से आज के टाइम पे सिर्फ 3 चलते हैं। कि सील आ गई है मार्केट में आईफोन की, प्रॉपर रियल सील आ गई है। आपको लगेगा कि वो आपके सामने ही तो बॉक्स खोला है, बट वो एक फेक सील क्रिएट करी हुई है उन्होंने। डेली आप कोई ना कोई नए फ़ोन, लैपटॉप, गैजेट के साथ होते हैं। ये बताओ दैट ये स्पॉन्सर्ड होते हैं या यू पे फॉर इट? सो कितना पैसा चाहिए टू स्टार्ट एनी चैनल? भाई पैसे बहुत चाहिए यार, एवरी मंथ 2 लाख तो आपको लगाने पड़ेंगे। स्मार्टफोन खरीदना है, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है पूरे ईयर में कि जब मैं आई शुड इन्वेस्ट? अच्छा, आपको एक गुड न्यूज़ बताऊँ, आईफोन बहुत जल्दी सस्ते होने वाले हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्रतीक शो। आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं, मेरे भाई हैं। आज हम आपके साथ बात करेंगे बहुत सारे टेक वाली चीज़ों पे ही, तो आप बहुत कुछ समझ पाओगे आज के पॉडकास्ट से। अगर आप स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो या फिर यू आर लुकिंग टू बाय एनी न्यू गैजेट, तो आपके पास ना नॉलेज होनी चाहिए। आप पता सबको है कि 10 GB रैम लेने से स्मार्टफोन बहुत तेज़ हो जाएगा, बट उसके पीछे की काफ़ी सारी बातें हैं जिसको जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन कितने रैम का होना चाहिए, क्या उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। बट ये सिर्फ एक नॉर्मल टेक स्पेसिफिकेशन पे बातें नहीं होंगी। यहाँ पे बातें होंगी ऑल ओवर टेक पे। तो आप यहाँ पे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग लेके जाओगे इस पॉडकास्ट से, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं ना, वो हम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वी आर हैविंग संचित भाई ऑन आवर शो। सो वेलकम भाई टू द चैनल। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। सो भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा दैट जो फ़ोन्स हम लेते हैं और फ़ोन्स लेने का जो क्रेज़ है लोगों में, जब अभी आईफोन 17 आने वाला है या कोई भी नया ब्रांड का फ़ोन आता है तो बड़ा क्रेज़ होता है यार कि क्या उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या चीज़ें। सो बिफोर बाइंग एनी फ़ोन, अगर हमें कोई फ़ोन लेना है तो क्या मेजर की कंपोनेंट्स हैं जो हमें चेक करने चाहिए बिफोर बाइंग एनी फ़ोन? क्या लगता है आपको, कौन से कंपोनेंट? यार मेरा सिंपल सा मानना है, देखो वैसे तो जो है आज के टाइम पे भाई फॉर गुड रीजन बुरे फोन आना बंद ही हो गया है। मतलब बहुत कम फोन है जो बुरे हैं। ओवर प्राइस एक आधे आ सकते हैं मार्केट में, लेकिन बुरे फोन नहीं आ रहे। लेकिन पता है क्या, अब मैंने नोटिस किया भाई, जो बंदा स्मार्ट है ना, जिसको पता है कि भाई मेरी प्रायोरिटी है कि मैं फ़ोन खरीदूंगा, जिसके बाद मैं फ़ोन खरीदने के बाद फोटोज़ बहुत खींचूंगा, अगर वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पता है कि वो फ़ोन के साथ करने क्या वाला है, तो वो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन ढूंढे। पता है, ये आपको सुनने में लग रहा होगा कितनी बेसिक सी बात है, लेकिन पता है लोग यही मिस्टेक करते हैं। लोगों को लगता है कि यार ठीक है, मुझे 30,000 का फ़ोन खरीदना है, गूगल पे जाता हूँ, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 लिख देता हूँ, बात खत्म। या फिर मैं यूट्यूब पे लिख देता हूँ, किसी यूट्यूबर की वीडियो देख लूँगा, बात खत्म। यार यहाँ पे बात खत्म नहीं हो रही। पता है आज के टाइम पे अगर हर एक मॉडल आज के टाइम पे हर 2 हफ्ते में एक नया फ़ोन लॉन्च हो रहा है भाई, ठीक है, बट अगर आपको पता है कि उस फ़ोन में क्या खास बात है और आपको क्या चाहिए, अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए उसके लिए एक अलग फ़ोन है, अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए उसके लिए एक अलग फ़ोन है, कैमरे के लिए एक अलग फ़ोन है। मुझे लगता है यार बायर्स को पता होना चाहिए कि उनको क्या चाहिए और वैसा ही फ़ोन उनको ढूंढना चाहिए, वैसे कीवर्ड्स के साथ। राइट। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कैमरा फ़ोन चाहिए तो आपको गूगल पे बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 नहीं लिखना चाहिए,
आपको लगना चाहिए बेस्ट कैमरा Camera फोन। phone. ये छोटी बात लग रही होगी ना सुनने में, लोग ये पूरा मेजर पॉइंट मिस कर जाते हैं और एक रैंडम फोन खरीद लेते हैं ये सोच के कि बेस्ट है। राइट। अगर हम कंपेयर करें 2015 से 2025, उस टाइम पे ऑल ओवर स्पेसिफिकेशंस हम सर्च करते थे कि दैट हम ऑल ओवर स्पेसिफिकेशन देखते थे, इतनी रैम है, इतनी रोम है, इतना कैमरा है, बट आज वी चेक कि दैट स्पेशल स्पेसिफिकेशन उसमें कितनी है। बिल्कुल, आपको पता है जब इनिशियली सारे टेक यूट्यूबर्स जब वीडियोस बना रहे थे, तब मुझे अभी भी याद है हम लोगों को एजुकेट कर रहे थे कि स्नैपड्रैगन अगर इसमें है, फॉर एग्जांपल स्नैपड्रैगन का XYZ प्रोसेसर है, तो ये प्रोसेसर करता क्या है। हम सिर्फ स्पेसिफिकेशंस कॉल आउट कर रहे थे, स्पेसिफिकेशंस रीड करते थे, लोगों को समझाते थे भाई स्पेसिफिकेशंस का ये काम है, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ स्पेक्स ही देखते थे लोग। अब ऑब्वियसली इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है, धीरे धीरे कोई फ़ोन जो है सॉफ्टवेयर में बेस्ट है, कोई फ़ोन जो है कैमरे में बेस्ट है, कोई सिक्योरिटी में बेस्ट है। जैसे कि आईफोन लोग आज के टाइम पे सिक्योरिटी के लिए खरीद रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए बस यूजुअली। बाकी तो स्टेटस सिंबल भाई हर किसी को चाहिए, वो पीछे एप्पल हो, मुझे अमीर देखे लोग। ये मुझे बहुत सैड रियलिटी लगती है अपनी इंडिया की। बिकॉज अच्छा, आप जैसे फ़ोन्स में देखते हो, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि दैट एक फ़ोन भी एक स्टेटस सिंबल बनेगा फॉर पीपल, दैट पीपल विल बाय अ फ़ोन फॉर अ स्टेटस सिंबल। सैड भाई। बहुत सैड पार्ट है, एंड पीपल आर इन्वेस्टिंग वेरी देयर हाई अमाउंट्स ऑन दैट। अपनी सैलरीज का भी लोग भाई 50% भी दे देते हैं, और कभी कभार तो 100% भी दे देते हैं। अच्छा, आपको एक गुड न्यूज़ बताऊं, आईफोन बहुत जल्दी सस्ते होने वाले हैं, क्योंकि मैं रिसेंटली देख रहा था, इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी जो मोदी जी की, उसके अंदर था कि GST कम हो रहा है, फोन्स के ऊपर भी कम हो रहा है गेस, और Okay. जो पहले 18% Yes. लग रहा था, आई थिंक भाई वो 5% होने वाला है। 5%। है ना। सोचो जो आईफोन 1,80,000 का था, शायद से उस पर और 28,000 रुपये कम कर दो, मोटे मोटे बिल्कुल, बिल्कुल। 25 से 30,000 कम कर दो, इतना कम मिलेगा हमें आईफोन, सिर्फ GST कम होने की वजह से। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है इस मूव से अगर इंडिया में टैक्स इम्प्रूव होता है और इंडिया में अगर प्रोडक्शन बढ़ती है फ़ोन्स की, तो मुझे लगता है शायद न्यू इमर्जिंग ब्रांड्स भी निकलें, बिकॉज टेक आएगा, असेंबलिंग होगी, तो काफ़ी कुछ मुझे लगता है इकोसिस्टम यहाँ पे भी हो सकता है इन फ्यूचर फॉर बिल्ड हो जाए फॉर अपकमिंग ब्रांड्स। यार अभी मेक इन इंडिया ये जो भी है, यहाँ पर फ़ोन असेंबल तो हो रहे हैं, मतलब मैंने विजिट करी है फैक्ट्रीज, वीवो की अलग करी है, ओप्पो की अलग करी है, सबके ऊपर वीडियो भी बनाई है मैंने। हाँ, तो उन सब की फैक्ट्रीज में मैं देखता हूँ लोग असेंबल तो होते हैं, मतलब पार्ट सारे चाइना या बाहर से आते हैं, लेकिन फ़ोन हमारे इंडियन लोग ही बना रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना तो कहीं काम तो करे, मतलब नोएडा में ये सारी फैक्ट्री फॉर सम रीज़न, तो मैं सबकी देख कर आया हूँ, अच्छा काम तो इस मामले में तो हो रहा है। बट आई विश यार हम लोग प्रोसेसर भी बनाए अपने इंडिया वाले, है ना। मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करी हुई है इंडिया ने, खुद का प्रोसेसर सेमीकंडक्टर नाम की चीज़ ही नहीं है हमारे पास, टेक्नोलॉजी नहीं है, जो कि अब बननी शुरू हुई है पिछले 3-4 सालों से। तो मैं देख रहा हूँ कि उसके ऊपर अच्छा खासा काम हो रहा है, मतलब मैं सेमीकंडक्टर्स को लेके ऑब्सेस्ड हूँ। हमारे इंडिया में क्या हो रहा है मुझे बताओ, क्योंकि सब कुछ क्या तो बाहर से बन के आता है, तो ये एक सैड पार्ट है। अच्छा, जितने भी मेजर स्मार्टफोन की असेंबलिंग होती है, लैपटॉप्स वगैरह की, आई थॉट इन चाइना होती है, राइट? नहीं यार, देखो आपके बॉक्स अगर आपने फ़ोन खरीदा है और उसमें पीछे लिखा हुआ है इंडिया के अंदर असेंबल हुआ है, तो वो इंडिया में ही असेंबल हुआ है, और ज़्यादा चांसेस है वो नोएडा में हुआ हो, तो ये भी चांसेस है। ओके। अच्छा भाई, है फैक्ट्रीज है, मतलब सारे ब्रांड की यहाँ पे फैक्ट्रीज है। हमारे यहाँ पे कुछ तो रूल है कि अगर आपको सस्ता कोई भी गैजेट बेचना है तो आपको असेंबल यहाँ करना पड़ेगा। भाई आई वांट टू नो, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फ़ोन हैंग क्यों होता है? आप एक चीज़ देखो, आप 50,000 का फ़ोन ले लो, हाँ, थोड़े टाइम बाद वो भी हैंग करने लग जाता है, व्हाई? इसके मैं आपको मल्टीपल रीजंस बताता हूँ, ठीक हाँ. है। मैं अगर आप अच्छा फ़ोन खरीदोगे, ठीक है, अब वो यूसेज के ऊपर वाली बात है। जैसे मैंने देखा है मेरे पेरेंट्स व्हाट्सएप बहुत यूज़ करते हैं और उसके ऊपर आते हैं फॉरवर्ड, ओ फालतू की GIA फॉरवर्ड हो रही है, वो गुड मॉर्निंग के मैसेज, वो वीडियोस तो आ रही है भाई उनके फ़ोन में। सुबह वो रिश्तेदारों के वो 10 मैसेज होते हैं गुड मॉर्निंग वाले। हाँ, और पता है आपको मेन रीज़न वही है कि आपका फ़ोन इतना हैंग करता है। अच्छा। क्योंकि आप उसको इतनी अजीब चीज़ों से भर देते हो कि आप देखना, जिसका भी फ़ोन हैंग कर रहा होगा ना, उसकी गैलरी खोल के देखना, वही लगी होगी। सबसे बड़ा रीज़न है भाई ये। राइट। और रीस्टार्ट करो भाई फ़ोन को अगर हैंग हो रहा है तो। अगर आपकी गैलरी नहीं भरी हुई, अगर आपको इतने फॉरवर्ड्स नहीं आते, स्टिल आपका फ़ोन हैंग कर रहा है, बिलीव मी एक रीस्टार्ट से भी सॉल्व हो जाएगा। ओके। अच्छा, जैसे कोई सोल्यूशन, मतलब अब कोई किसी का फ़ोन है 1-1.5 साल 2 साल हो चुके हैं, बट ही वांट टू कंटिन्यू, तो अगर फ़ोन हैंग हो रहा है तो कुछ सोल्यूशन है दैट उसका भी?
यार सोल्यूशन नहीं है सच ना। अगर आपका फ़ोन फॉर एग्जांपल हार्डवेयर की वजह से हैंग कर रहा है, कि लगा लो फॉर एग्जांपल प्रोसेसर जो है पुराना हो गया, तो कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि देखो कंडीशन पे भी बहुत डिपेंड करता है। हम लोगों ने देखा है, अगर फ़ोन ओवर टाइम हमने बहुत साल हो गए यूज़ करते हुए, सारे हार्डवेयर जो है फ़ोन का, प्रोसेसर, बैटरी, ये वो सब वीक होता चला जाता है। अगर उस रीज़न से हैंग हो रहा है तो कोई सोल्यूशन नहीं है। बट अगर नया फ़ोन है वो हैंग कर रहा है और आपकी गैलरी भी नहीं भरी हुई, तो आपको रीसेट करना चाहिए फ़ोन को फिर। क्योंकि आज के टाइम पे मैंने बहुत कम फ़ोन्स देखे हैं भाई कि जो हैंग करें, बहुत कम फ़ोन्स देखे हैं मैंने। राइट राइट। अच्छा भाई, फ़ोन्स तो सब ले लेते हैं, बट मुझे लगता है फ़ोन्स में ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जिनको कभी हम नॉर्मल इंसान तो ओपन करके देखते भी नहीं हैं, बट कुछ सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइक आजकल का एरा देख रहे हो आप, आजकल फिशिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हैकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको कुछ ईमेल्स आएंगे, आपको कुछ मैसेजेस आएंगे, लिंक्स आएंगे, एंड 2 मिनट में आपका अकाउंट खाली हो सकता है, आपका फ़ोन हैक हो सकता है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं फ़ोन में जो मैं जिसको ऑफ या ऑन करके रखना चाहिए? यार अगर मैं इसको फुल अच्छे से थॉट प्रोसेस में डालूं, तो मेरे भाई व्हाट्सएप की कुछ सेटिंग्स है। सिक्योरिटी में जाके मुझे एग्जैक्टली सबके नाम नहीं पता, बट आप व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाना, सिक्योरिटी टैब के अंदर नीचे ना कुछ ऐसे 3 ऑप्शंस मिलेंगे, उन सबको इनेबल कर देना। थोड़ा उससे फ़र्क पड़ता है कि कोई अगर आपको आजकल तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि यार आपको एपीके भेज देते हैं, आप क्लिक करते हो, फ़ोन अपने आप चलने लगता है। ये सब कुछ, ये देखो, ये हमें ही स्मार्ट बनना पड़ेगा। क्योंकि यार आप देख रहे हो इन दिनों में वैसे इंडिया में स्कैम पहले चालू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं वो लोग और ऐसे स्कैम होना स्टार्ट हो जाते हैं कि हमारे संभल में नहीं आते। तो आखिरी में देखो, स्मार्ट तो हमें बनना है, यही चीज़ है। बट हाँ, सेटिंग्स की बात करूँ तो व्हाट्सएप की सेटिंग्स में सिक्योरिटी के अंदर जितनी भी सेटिंग्स है सब इनेबल कर लो। बाकी फ़ोन सेटिंग्स में ऐसा कुछ बट भाई अगर आप इस पर थोड़ा इंसाइट दे सको, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि एक पीडीएफ फ़ोन को कैसे हैक कर देती है। एक पीडीएफ आ रही है, यू डाउनलोडिंग अ पीडीएफ, आपका फ़ोन हैक हो जाता है। यार देखो, मैं ऐसा कोई एथिकल हैकिंग तो पूरी नहीं जानता, हाँ, बट मुझे पता है हम किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी फाइल के अंदर कोड्स को एम्बेड कर सकते हैं बेसिकली। ओके। इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अच्छा। हम किसी भी फाइल के, क्योंकि आखिरी में आप फोटो देखो, कोई पीडीएफ फाइल देखो, कुछ भी देखो, सब 0 and 1 है, बाइनरी है। उसके अंदर कुछ तो हैकर्स करते हैं कि उसको मैनिपुलेट इस तरीके से कर देते हैं कि उसको डाउनलोड होती ही चीज़ें उनके कंट्रोल में आती है। राइट। ये अच्छा, इसी से रिलेटेड ये जो हम देखते हैं ना कि एयरपोर्ट पे केबल लगी हुई है एक रैंडम, हम देखते हैं और उसको हम अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं, उससे भी कोड ट्रांसफ़र हो जाता है फ़ोन में। आपका पूरा फ़ोन किसी और के कंट्रोल में होता है फिर। तो ऐसे केबल्स भी यूज़ नहीं करनी चाहिए बाहर की। ठीक है, सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड से नहीं होता, एक हार्डवेयर लेवल पे भी आ गए ये लोग कि अगर आपको बाहर कोई ऐसे रैंडम केबल दिख रही है, मत कनेक्ट करो। मैं तो कभी नहीं करता, करनी भी नहीं चाहिए। तो इन और छोटी-छोटी चीज़ें रैंडम करनी है। वाईफाई से भी होता है क्या, जैसे पब्लिक वाईफाई होते हैं? यार सुना है मैंने, मतलब मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, पर मैंने सुना है कि बहुत लोगों ने ज़्यादा। ऐसा हाँ, मैं रिपोर्ट एक किया है रिपोर्ट कि पढ़ हमने रहा था कहीं वाईफाई पे, कनेक्ट किया था और जब हमारी मैं ये आपके चीज़, पॉडकास्ट के लिए रिसर्च कर रहा था, मतलब ऐसा कि डेटा गूगल हमारा के ब्रीच पास। हुआ है। आई थिंक वो ओके। कुकीज़ रिलेटेड होता होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली। इस चीज़ की मेरे को मतलब ऐसा पूरी डीप नॉलेज नहीं है, बट मैंने देखा है कि हाँ, कुछ तो डेटा शेयर हो जाता है वाईफाई कनेक्ट करने से भी। कुछ मेजर नहीं होता, क्योंकि मैं सब जगह ही कर लेता हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा फ़ोन होता है ना हमेशा। मैं सारी जगह कर लेता हूँ, बट ओके। ऐसा कोई मेजर डेटा कभी भी मेरा वो नहीं हुआ लीक। बट आजकल एक सिक्योरिटी भी अब एक कंसर्न है। लाइक पहले तो शायद नहीं था इतना ज़्यादा कंसर्न सिक्योरिटी को लेके, बट आजकल प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। आप एक चीज़ देखते हो कि आप ऐप्स डाउनलोड करते हो, बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड करो, बहुत सारी अननेसेसरी आपसे परमिशंस लेते हैं वो। लाइक आपका कॉन्टैक्ट्स की परमिशन लेंगे, आपके कैमरे की परमिशन लेंगे, आपकी गैलरी की परमिशन लेंगे, एंड उस ऐप के अगर आप स्पेसिफिकेशन देखोगे तो हो सकता है ऐप वो एक सर्च इंजन हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी आपकी गेमिंग गेम है, वो आपके कैमरा की परमिशन क्यों मांग रहा है? ना यार, आप देखना, ये सारा ना इकोसिस्टम है। ये चीज़ मेरे साथ भी बहुत बार हुई है, लोगों ने मुझे बताई है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। आप देखना, कोई तो एक रैंडम रील आएगी, या तो आप रैंडम एक ऐड देखोगे कहीं ना तो कहीं इंटरनेट पे कि ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये तो सुपर कूल है, अभी नई आई है, इसके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
और उस ऐप के अंदर सच में वो अननेसेसरी परमिशंस मांग रहा होता है। और हम क्या करते हैं कि कूल ऐप है, लेट्स ट्राई, चलो जी इसको कुछ तो बहुत अच्छी फीचर्स दे देगी ऐप, हम सब कुछ अलाउ 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 कर देते हैं। जबकि वो हमसे पूछता है, ये एंड्रॉइड की पॉलिसी है हाँ कि आपको पूछना पड़ेगा कि क्या मैं इसको अलाउ करवा लूं, ये कैमरा मांग रहा है, ये कॉन्टेक्ट्स मांग रहा है, ये लोकेशन मांग रहा है। हमारी बुरी आदत है ना, हम अलाउ अलाउ अलाउ, हमें तो ऐप यूज करनी है। राइट। तो ये चीज तो है भाई। बट इससे प्राइवेसी ब्रीच होने के चांसेस हैं? चांसेस नहीं भाई, 100% इससे प्राइवेसी ब्रीच होती है। मैं आपको बता तो रहा हूँ, जो हैकर्स है ना वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो हमारी साइकी पे खेलते हैं। उनको पता है कि भाई हम इनको इस तरीके से पैकेज करेंगे कि ये बहुत कूल ऐप है और ये अलाउ 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 करेगा सब कुछ, इसको मैं वो सर्विस भी दे दूंगा जो उस ऐप के अंदर है। फॉर एग्जांपल कोई ऐप है जो कि किसी भी गाड़ी का नंबर डाल के इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है, लेकिन वो आपसे 10 परमिशन और लेगा, बदले में आपका डेटा ले रहा है। राइट। वो बदले में आपका इतना डेटा ले रहा है, वो कहाँ यूज कर रहा है आपको नहीं पता। और डेटा से भाई बहुत कमाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कहीं पे, जब मैं आपके पॉडकास्ट के लिए रिसर्च कर रहा था, कि गूगल के पास एक इंडिविजुअल की इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आज से 5 साल बाद वो ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दैट इस बंदे को हार्ट अटैक कब आएगा। मतलब दे आर सो मच इनटू योर लाइफ, दे आर चेकिंग दैट हाउ मच यू ट्रेवल, हाउ मच यू वर्क आउट, व्हाट यू ईट, व्हाट यू सर्च, व्हाट यू डू। उनकी नज़र हर चीज़ पे है। किन परमिशंस को अलाउ करना चाहिए, किन परमिशंस को नहीं, आप बताओ। यार देखो, गूगल की मैं बात करूं तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब अगर आप चाहते हो गूगल के पास डेटा ना जाए तो आपको एंड्रॉयड यूज़ नहीं करना है ना, या गूगल की कोई भी ऐप्स यूज़ नहीं करनी, जो कि इम्पॉसिबल है आज के टाइम पे। मतलब वैसे तो खैर अब सारा ट्रस्ट गेम ही है बेसिकली, है ना। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, आप इंस्टाग्राम देखो कितना डेविल है। आप एक चीज़ बस बोलो और आपको उसकी रील ना है, मेरा नाम बदल देना भाई। आप भाई होता ही है तो नॉस्टैल्जिया। ये चीज़ तो मैंने 1000 बार ट्राई करके देखी है। हाँ, ये सब कुछ वही ना भाई, आपके ऊपर है कि आपको कौन से ब्रांड हो सकता है अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, टेक की बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद टेक की रील्स आएंगी। बिल्कुल यार। तो मतलब सारे, आप जिस ब्रांड पे ट्रस्ट करते हो, जिस कंपनी पे ट्रस्ट करते हो, आप उसको डेटा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जैसे अब एंड्रॉयड ही नहीं आप यूज़ करोगे, या फिर आप यूट्यूब ही यूज़ नहीं करोगे, तो कहाँ जाओगे दुनिया में। कीपैड यूज़ तो नहीं कर सकते। बाकी बात आती है किसी एक रैंडम ऐप की या फिर कोई नए स्टार्टअप की। ये स्टार्टअप के नाम पे सबसे बड़े स्कैम होते हैं भाई, आप देख लेना। ये स्टार्टअप कल्चर जो चला है ना, वो खतरनाक चला है भाई। तो इसके चक्कर में आप देखना सबसे ज़्यादा डेटा भी चोरी करते हैं ये अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब करके हमें पूरा सेल कर देते हैं हमारा डेटा इधर उधर। तो ये भाई हमारे ऊपर तो है, हमें बचना तो चाहिए भाई, मुझे लगता है। बट आई थिंक दैट जहाँ पे जिन परमिशंस की नीड ना हो, हमें नहीं देनी चाहिए। हाँ, नहीं देनी चाहिए। बट आप कुछ ऐप्स देखोगे जो आपने डाउनलोड करी हुई है, आप परमिशन नहीं दोगे तो वो फुल एक्सेस भी नहीं देते ऐप का। हाँ, सिंपल। अगर आप कोई रैंडम ऐप इंस्टॉल करोगे और वो सारी जब तक परमिशन नहीं मिलेगी, वो कहेगी कि मैं, वो ऐप बोलेगी कि मैं चलूंगी नहीं। मतलब इट्स नेसेसरी, बट देख सकते हैं बिकॉज प्राइवेसी का काफ़ी ब्रीच हो सकती है उससे। मतलब मैं तो सब लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, अगर कोई रैंडम ऐप यूज़ कर रहे हो जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ऐप इन्फो में जाओ, परमिशंस के अंदर जाओ, उस ऐप की परमिशंस के अंदर आपको लग रहा है कि इस ऐप से रिलेटेड कोई फालतू की परमिशन उसने ली हुई है, राइट, डिसेबल इट। इस ऐप ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है भाई। एक चीज़ बताओ, आजकल स्लिम एंड फोल्ड्स फ़ोन का ट्रेंड है। एक ट्रेंड हुआ करता था जब क्वार्टी वाले कीपैड्स वाले फ़ोन होते थे, बट आजकल स्लिम एंड फोल्ड फ़ोन का ट्रेंड है। सैमसंग ने स्टार्ट करा फोल्ड फोन्स, फिर अब हुआवे एंड एवरीबॉडी इज डूइंग दैट। क्या रिलायबिलिटी क्या लगती है आपको इनकी? रिलायबल है ये? रिलायबल तो फुली नहीं है अगर मैं स्ट्रेट बिल्कुल आंसर करूं। लेकिन अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं कि भाई मुझे 3 ऐप्स एक साथ चलानी है, तो भाई मज़ा तो बहुत आता है। मैं जितनी बार फोल्डिंग फोन्स पे शिफ्ट करता हूँ ना भाई, मैं इतना बड़ा मल्टीटास्कर मैं नहीं हूँ, लेकिन जब वो 3 ऐप्स खुली होती है ना स्क्रीन में भाई, मुझे अच्छा मज़ा बहुत आता है। राइट, ये फ़ायदा है। बाकी रिलायबिलिटी की बात करूँ तो जैसे मैं अभी गोवा जा रहा था, मतलब अभी मैं गोवा गया था। हाँ। और मेरे पास एक फोल्डिंग फ़ोन था, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, एग्जैक्टली, क्योंकि सारे फोल्डिंग फ़ोन्स में ही हो सकता है। और उसमें कुछ तो बीच पे मैं घूम रहा था और डस्ट आ गई और वो पूरा ख़राब हो गया। अच्छा। और ये सारे फोल्डिंग फ़ोन्स के साथ है कि अगर आप फोल्डिंग फ़ोन खरीद रहे हो तो आपको डस्ट को लेके भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव रहना पड़ेगा, और इन जनरल भी आपको उसको अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। बट फिर से अगर मैं बात करूँ सैडेस्ट सिंबल की, भाई
मस्त बना हुआ है। मस्त बना हुआ मैं है। देखता हूँ कि भाई जिनको शो ऑफ करना पसंद है, क्योंकि हर तरीके के लोग होते हैं, वो आज के टाइम पे फोल्डिंग फोन ले रहे हैं। ऑफ कोर्स भाई, आईफोन के बाद दिस इज द न्यू ट्रेंड। हाँ यार, नेक्स्ट बिग थिंग Next big जो thing. मैंने देखा। अच्छा, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, जब मैंने अभी सैमसंग का Z फोल्ड नया यूज़ करा, मेरे से हर किसी ने पूछा कि यार एक बार फ़ोन दिखाना, ये तो बहुत पतला हो गया, हाँ। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है पहला, क्योंकि लोगों ने देखे हुए हैं पुराने वाले फोल्डिंग फोन्स, वो बहुत Right. मोटे मोटे थे। नैरो थे, अच्छे नहीं थे Right, चलाने में। right. अब उन्होंने जो चेंज कर दिया वो बहुत मस्त कर दिया है, सबको इंटरेस्ट आ रहा है उसके अंदर। भाई आजकल एक ट्रेंड है दैट वाटर रेजिस्टेंट फोन, वाटर प्रूफ फोन। पहले तो क्लियर कर दो कि दैट ये क्या होता है, हाउ इट वर्क्स। यार देखो, कभी कोई भी चीज़ ऐसे टेक रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो वो फुली वाटरप्रूफ नहीं हो सकती। मैंने यहाँ पे फुली वर्ड यूज़ करा है। बाकी अगर मैं बात करूँ जितने भी हमारे फ़ोन से, चाहे फिर वो आईफोन यूज़ कर रहे हो आप या महंगा सैमसंग फ़ोन यूज़ कर रहे हो, या फिर अगर आपके फ़ोन में कोई भी IP रेटिंग है, फिलहाल के लिए एक अच्छी IP रेटिंग जो है IP68 और 69 मानी जाती है। ठीक है, अगर ये आपके फ़ोन में है तो आपका फ़ोन फुल्ली वाटरप्रूफ नहीं है, वाटर रेसिस्टेंस वाली बात है ये, कि अगर गिर गया स्विमिंग पूल में तो आपका फ़ोन ख़राब नहीं होगा, वाटर डैमेज थोड़ी देर के लिए हैंडल कर सकता है। अभी रिसेंटली एक नई IP रेटिंग आई है, IP69। अच्छा। जो पुरानी IP68 रेटिंग थी वो हाई प्रेशर वाटर को हैंडल नहीं कर सकती थी। लाइक अगर बहुत ही प्रेशर से फ़ोन पे पानी आया तो डैमेज होने के चांसेस थे। IP69 में वो भी ख़त्म हो गए, बट कुछ ही फ़ोन्स में IP69 रेटिंग आई है अभी। मतलब वो रेजिस्टेंट होते हैं, नॉट वाटर हाँ, प्रूफ। नॉट वाटर प्रूफ। ओके। बट देखा जाए हमें आईफोन की तो वाटर रेसिस्टेंस काफ़ी अच्छी बताई जाती है कि 1.5 मीटर नीचे भी जा सकता है पानी के, कुछ 30 मिनट या पता नहीं कितनी देर के लिए। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनको हम वाटर प्रूफ इसलिए बोल देते हैं, लाइक इंसानों की आदत है चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की। बट आप एक चीज़ देखते हो, जैसे आज काफ़ी सारी रील्स भी बनती हैं, लाइक आपका फ़ोन ख़राब हो गया, पानी में डूब गया, तो ये कर दो, ऐसे कर दो, सनलाइट में रख दो। हाँ। कोई कहता है वो चावलों में डाल के रख दो, हाँ हाँ तो उससे हाँ। ठीक हो जाता है। क्या करना चाहिए अगर मेरा फ़ोन अगर पानी में गिर जाता है, तो व्हाट शुड आई डू? यार मैंने इसका बेस्ट सोल्यूशन देखा है, स्विच ऑफ करके साइड में रख दो। स्विच ऑफ करके साइड में। सच में साइड में रख दो। अच्छा, चावलों में भी मैंने डाल के देखा है। एक और यूट्यूबर है टेक का, टेक्नोलॉजी ज्ञान, ओके। ठीक है, उसके साथ में बैठा था और हमने एक वीडियो शूट करी थी साथ में। हम इसी टॉपिक के ऊपर उस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। उसने भी कहा, कहता मेरा तो काम करा है कि जब चावलों में मैंने रखा है फ़ोन को, मेरे लिए वर्क करा है, अच्छा, वो वर्क करा है? उसके लिए वर्क करा है क्या, पर मेरे लिए कभी नहीं किया भाई। मेरे 3 फ़ोन जो है वाटर डैमेज हुए हैं और मैंने उनको एक नहीं 3-3 दिनों के लिए भी चावलों में रखा हुआ है, नहीं काम करा मेरे बारे में। तो आई थिंक वो कुछ तो रहता होगा कि पता नहीं चावल वर्क करते नहीं करते। बट अगर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये है, ना उस पर कभी ड्रायर मारो, उससे और डैमेज होता है। ओके। फ़ोन को छोड़ दो 2-3 दिन के लिए, ओके। बंद करके छोड़ दो इस ऐप। क्योंकि रिसेंटली जो है मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसका आईफोन जितना मुझे, हाँ आईफोन 14 प्लस है उसके पास। ओके। ठीक है, मॉनसून का टाइम था, कुछ तो हुआ, स्विमिंग पूल के अराउंड थे हम लोग और बारिश वगैरह आ रही थी, उसका फ़ोन अच्छा खासा भीग गया और सडनली फॉग आ गई उसके कैमरा लेंस पे और उसकी फेस आईडी चलनी बंद हो गई और भी बहुत कुछ हो गया, कैमरा बटन भी चलना बंद हो गया। मैंने उसको ये सजेस्ट करा कि यार प्लीज़ इस फ़ोन को स्विच ऑफ करके साइड में रख दे बस। तीसरे दिन तक सब ठीक हो गया था। ये मेरे लिए वर्क करा है, तो इसलिए मैं ये सबको सजेस्ट सबसे करूंगा। इम्पोर्टेंट ये है कि जब आपको फ़ोन ऐसा हो आपके साथ कुछ, तो फ़ोन को साइड रख दो सबसे हाँ, पहले। कुछ लोग पता नहीं क्या कहते हैं, धूप में रख दो, हाँ वर्क हाँ। कर सकता है, लेकिन यार वो इतनी हीट आप हार्डवेयर पे डाल रहे हो, प्रोसेसर पे डाल रहे हो, बैटरी पे डाल रहे हो, और चीज़ें 4 डैमेज हो जाएंगी। इससे अच्छा है कि उसको साइड में रख दो, अपने आप ठीक हो जाएगा जब मॉइस्चर पूरा चला जाएगा। राइट, ज़्यादा अच्छा तरीका है। बाकी भाई सर्विस सेंटर ले जाओ फ़ोन को, सब ज़्यादा ख़राब हो जाए तो। हाँ, अगर 3-4 दिन बाद भी ठीक नहीं हो रहा तो मतलब आपको सर्विस सेंटर में जाके पूरा रिपेयर कराना पड़ेगा। राइट भाई, मैं चाहता हूँ हम अपनी ऑडियंस को ना 4 सेगमेंट्स में कुछ बेस्ट फ़ोन्स रिकमेंड कर पाएँ, ईच फॉर वन। ठीक है बेस्ट फ़ोन अंडर 20,000 अगर आपको एक पिक कर दे। यार, अगर मैं बिल्कुल ऐसे पेरेंट्स की तरीके से भी देखूं कि उनको देना है अंडर 20,000, या फिर अगर आपको अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए तो ओप्पो के 13 बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, ओप्पो के 13 वो आपको 15,000 के अराउंड मिल जाएगा। इनफैक्ट अब तो कुछ टाइम में सेल भी आने वाली है तो वो और सस्ता होगा, तो वो एक बहुत अच्छा फ़ोन माना जाएगा, बहुत बड़ी बैटरी है उसके अंदर। ओके, एंड बेस्ट फ़ोन अंडर 40,000? 40 के अंडर अगर कैमरा प्रायोरिटी है, सिर्फ फोटोज खींचते हो, परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वीवो V60। ठीक है, ओवरऑल अच्छा ओवरऑल देखा जाए तो वन प्लस का कौन सा? 13R। 13R, ओके। एंड बेस्ट फ़ोन अंडर 80,000? 80,000, वाओ, वेरी वेरी ट्रिकी भाई।
भाई मैं वन प्लस 13 खरीदना चाहूँगा। OnePlus 13। रीज़न बीइंग उसका कैमरा उन्होंने बहुत इंप्रूव कर दिया है। बैटरी बैकअप अच्छा नहीं था वन प्लस 12 के अंदर, बहुत अच्छा नहीं था, मतलब वो बहुत इंप्रूव कर दिया है। तो उस तरीके से देखूँ तो ओवरऑल बहुत अच्छा फ़ोन है भाई वो। बल्कि 65,000 रुपीज़ का बेस वेरिएंट है, क्यों 80,000 खर्च करने हैं, उससे अच्छा कुछ मिलेगा नहीं फिर। राइट। एंड PS4 above 80,000। अबव 80,000 मैं अगर अच्छा कैमरा प्रायोरिटी रखूँ, या कैमरा प्रायोरिटी हो, क्योंकि मैं दो सजेस्ट कर सकता हूँ, एक कैमरे के लिए और एक ओवरऑल। ओके ठीक है ना। कैमरे के लिए आप खरीदना Vivo X200 Pro। Vivo X200। X200 Pro माइंड ब्लोइंग कैमरा भाई। सबको लगता है आईफोन के कैमरा बेस्ट है, राइट। वीवो किल कर देगा, एक मतलब एनी डे वीवो किल कर देगा सैमसंग और आईफोन को, ऐसी चुटकियों में। जस्ट आपको अपने जेब से फोन निकालना है, नॉर्मल फोटो खींचनी है, ऐसी फोटो खींच के दे देगा, आप कहोगे भाई ये क्या हो गया है, एडिट करने की भी भाई नहीं है। आज तक आई थॉट द बेस्ट कैमरा सैमसंग का है या तो आईफोन का है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार वही मैं कह रहा हूँ ना कि लोगों को ये, मतलब मैं हर पॉडकास्ट में लोगों को बताता हूँ और लोगों को बिलीव ही नहीं होता। सबको लगता है कुछ नहीं है, वीवो ने पैसे दिए इसलिए बोल रहे हैं। हाँ। यही रहता है लोगों का। बट हाँ, ये एक फैक्ट है, मतलब जो लोग टेक समझते हैं, टेक जानते हैं, वीवो ने जायस के साथ कोलैबोरेट करा है बहुत साल तक। Okay. और बहुत अच्छी कैमरा प्रोसेसिंग करी है अपनी, इसलिए उनके इतने अच्छे कैमराज है। सिर्फ फोटोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो उनकी इतनी अच्छी नहीं है जितनी आईफोन की है। Right. लेकिन उनका अनबीटेबल कैमरा है, सीधी साफ बात है। Right. इतने ऑप्शन मिल जाएंगे आपको उस कैमरा ऐप के अंदर वीवो के, आपको अलग अलग ब्लर भी मिल जाएंगे हर कंडीशन के लिए। इतना कमाल है कैमरा भाई। भाई आई विल चेक इट आउट। एंड ओवरऑल मेरे को पसंद है भाई S25 अल्ट्रा। मुझे S25 आईफोन्स इतने अच्छे नहीं लगते। आईफोन्स मुझे स्लो लगते हैं, बोरिंग लगते हैं, कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ सिक्योरिटी है और स्टेटस सिंबल वाली बात आईफोन में। मुझे S25 अल्ट्रा में AI बहुत फैंटेस्टिक लगती है। अगर आप कोई भी सेंटेंस बड़ा सा टाइप करोगे, कीबोर्ड के अंदर AI है, स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर देगा पूरी, कॉमा लगा देगा, फुल स्टॉप लगा देगा, आपको प्रॉपर प्रोफेशनल बना देगा वो। ठीक है। या फिर अगर हम बात करें सर्कल टू सर्च की, सबसे पहले S24 अल्ट्रा में आया था, S25 अल्ट्रा में भी कुछ उसका अपग्रेड वर्जन आया हुआ है। बहुत सारे AI फीचर्स है भाई। तो सैमसंग ने अभी रिसेंटली पिछले साल से तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। नहीं करता था सैमसंग अच्छा काम, सच बात ये भी है। एक टाइम तक तो एप्पल ने काफी हद तक बीट करा है। अब एप्पल थोड़ा डाउन हो गया है, सैमसंग अप हो गया है। आपको क्यों लगता है भाई एप्पल का क्यों? बिकॉज कोई न्यू फीचर नहीं है इस वजह से? यार अभी जैसे AI आ रही थी, एप्पल ने AI अभी तक नहीं दी अपने फ़ोन में प्रॉपर। आपको पता है उनका क्लीन अप फीचर आया है कि फ़ोटो खींची, अगर आपने बैकग्राउंड में कुछ रिमूव करना है AI की हेल्प से, अगर आप देखोगे बहुत सारे मीम बनते हैं इंस्टाग्राम पे कि वो रिमूव ही ढंग से नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहा है। सैमसंग में एक्यूरेसी ज़्यादा है, बहुत एक्यूरेसी है, बहुत एक्यूरेसी। इनफैक्ट अगर हम बात करें उनकी सीरी के बारे में, तो ना वो हिंदी समझती। आप प्रॉपर जैसे हम बात कर रहे हैं ना, आप ऐसे जेमिनाई से बात कर सकते हो, जो कि सैमसंग या फिर किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर जेमिनाई है। आप नॉर्मल हिंदी में उससे कुछ भी पूछो जवाब मिलेगा। सीरी से वो भी नहीं है। सीरी से अगर आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क पूछोगे, वो जाएगा चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी की अलग परमिशन दो, 5-10 मिनट खराब हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाता। तो भाई लोगों को तो दिखेगा ना, ये जो टेक वाले लोग होंगे या फिर जो टेक समझते होंगे, उनको तो उनको आईफोन, हाँ उनके लिए आईफोन नीचे रहेगा उस मामले में। जो थोड़े टेकी टाइप के उनके लिए तो आई थिंक वो ज़्यादा एडवांस फ़ोन है, राइट भाई? आई वाज आस्किंग, अभी आप बता रहे थे ना आईफोन के बारे में, दैट आईफोन से वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी निकलती है। एकदम मेरे माइंड में क्लिक हुआ। आप स्नैपचैट से एक सैमसंग के फ़ोन से वीडियो बनाओ, एक आईफोन से, आईफोन की बहुत स्मूथ रहती है एकदम, एंड सैमसंग या किसी एंड्रॉइड फोन की स्मूथ नहीं रहती, वो थोड़ी अटकती रहती है। ऐसा क्यों? एक जर्क आता है। एक जर्क आता है। अच्छा, इसके पीछे भी टेक्निकल रीजन है कि खैर होना नहीं चाहिए ऐसा, मैं कुछ डिफेंड नहीं करूंगा। एंड्रॉइड या फिर गूगल या फिर सैमसंग, जितनी भी अच्छे ब्रांड है, इनको जो है ऑप्टिमाइज करना चाहिए। बेसिक इसका वर्ड टेक्निकल ऑप्टिमाइज है। अच्छा, है ना। उनको करना चाहिए, और ये बहुत लेट आई है। इसे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं भाई। जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आप स्टोरीज डाल रहे हो, आप स्वाइप करते हो, स्टोरीज वाले सेक्शन में जाते हो, फोटो खींच रहे हो, इमेज प्रोसेसिंग होनी चाहिए। उसे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बोल देते हैं कि अच्छे से होनी चाहिए उन ऐप्स के अंदर भी। नहीं तो ये आज से 2 साल पहले मैं बोलूँगा, जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स थे उनमें अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरी से फोटो खींचते थे, बहुत ही बकवास फोटो खींचते थे, बहुत ही बकवास। जबकि कैमरा ऐप से मच बेटर फोटोज आती थी। राइट। यहाँ पे हमेशा आईफोन किंग रहा है। उन्होंने वेरी फर्स्ट डे से जो है हर एक ऐप के अंदर जो है, चाहे फिर आप व्हाट्सएप की बात करो, चाहे स्नैपचैट की बात करो या इंस्टाग्राम की,
उनकी जब भी आप कैमरा ओपन करोगे किसी भी ऐप के अंदर, अच्छे से फोटो प्रोसेस होके आती है। ये उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज है एप्पल के पास, जो एंड्रॉयड के पास अभी तक भी सारे फोन्स में नहीं आया है। बट आई थॉट के डालना चाहिए इन लोगों को, नहीं सही डालना करना चाहिए, बट उसके पीछे ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी है। अगेन मैं बोलूँगा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन इतने सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स आते हैं, हर एक फ़ोन के लिए ऐप ऑप्टिमाइज नहीं हो सकती। मतलब सैमसंग भी सेम टाइम पे लॉन्च कर रहा है, वन प्लस भी कर रहा है फ़ोन, है ना। तो स्नैपचैट एक कंपनी जो है, वो हर एक फ़ोन के लिए अपना कैसे ऑप्टिमाइज कर दे ऐप को, Yes, of जबकि course. आईफोन साल में एक आ रहा एक आ रहा है ना। उसके लिए तो वो कर सकते हैं, उसके यूजर्स भी ज़्यादा है। है, राइट। तो ये एक पीछे की कुछ वर्किंग होती है हर एक ब्रांड की, वो आपको झेलना पड़ेगा अगर एंड्रॉयड ले रहे हो तो। ओके, दिस इज द मेन रीजन। Yeah. मुझे हमेशा से रहता था, मैंने कहा इसमें अटकता क्यों है, वाई क्यों हो रहा है। अच्छा, जैसे आईफोन का 24 मेगापिक्सल कैमरा होता है, भाई मैंने अभी एक चीज़ देख रहा था, मेरी एक सिस्टर है, उनके पास आईफोन ना 5S अभी भी है, उनने ऐसे ही रख रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप उससे फ़ोटो खींच लो, अगर डे लाइट में आप फ़ोटो खींच रहे हो, आप डे लाइट में फ़ोटो खींचोगे ना, आज भी बहुत अच्छी फ़ोटो आती है। आई थिंक उस समय तो शायद 5 मेगापिक्सल, कितने मेगापिक्सल, 10-12 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। हाँ 12 चलते थे। 12 मेगापिक्सल होगा। 12 मेगापिक्सल कितना अच्छा आउटपुट दे देता है, कैसे आईफोन के कैमरास मच बेटर कैसे परफॉर्म कर देते हैं बहुत कम मेगापिक्सल्स पे कंपेरेटिवली। अगर आप देखोगे बाकी सारे फोन्स में आजकल तो मतलब कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब 100-150 मेगापिक्सल्स लाइक दैट, ह्यूज मेगापिक्सल्स, बट स्टिल कैसे आईफोन बेटर आउटपुट दे पाता है कम मेगापिक्सल्स में। ये मेगापिक्सल्स का झोल क्या है? यार मेगापिक्सल का झोल ये है, इसके लिए आपको कैमरा सेंसर समझना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आईफोन आज के टाइम पे बेस्ट फोटोज नहीं खींचता, ठीक है, बट पहले सच में आईफोन का कोई कंपटीशन नहीं था, इसलिए लोगों को आज भी ये टेक मिथ बनी हुई है कि आईफोन का कैमरा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि एप्पल जो है हमेशा अपने आईफोन्स में बहुत अच्छा कैमरा सेंसर यूज करता था। अच्छा, कैमरा सेंसर क्या होता है? आप जो हो इतना छोटा कैमरा सेंसर लगा सकते हो और उसको 200 मेगापिक्सल भी बना सकते हो। अच्छा, ठीक है, ओके। और अगर आपने बड़ा कैमरा सेंसर लगा दिया, चाहे फिर वो 12 मेगापिक्सल का है, वो बेटर फोटोज क्लिक करेगा, क्योंकि वो बड़ा कैमरा सेंसर है तो ज्यादा लाइट गैदर कर पाएगा। ओके, आप जो भी व्यू फाइंडर में, कैमरा ऐप में जो भी देख रहे हो, ज्यादा लाइट गैदर होगी तो ज्यादा डिटेल आएगी फोटो के अंदर। इसीलिए जितने भी पुराने आईफोन्स है वो आज तक अच्छी फोटो इसलिए खींचते हैं क्योंकि आज के टाइम के हिसाब से भी उनका कैमरा सेंसर फेयरली गुड बोला जाएगा, बड़ा बोला जाएगा। इसीलिए आप देखोगे 20,000 के फ़ोन भी एक टाइम आया था भाई, 20,000 के फ़ोन में भी 200 मेगापिक्सल का कैमरा था। आप कितने भी मेगापिक्सल बना सकते हो, वो मैटर ही नहीं करते मेगापिक्सल। कैमरा सेंसर बड़ा दे दिया आपने, वो महंगा होता है, इसलिए सिर्फ महंगे फ़ोन। ये एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा बिकॉज जो नॉर्मल लोग होते हैं, अब यूजुअली कोई फ़ोन बाय करने जा रहा है, मैं ही बाय करता था स्कूल टाइम पे, तो आई वॉज थिंकिंग दैट ये 20,000 का फ़ोन है, इसमें 24 मेगापिक्सल कैमरा आ रहा है और उसमें वो 16 ही है, तो 24 इज वन विल बी बेटर, तो आई चूज भाई 24 वाला लेना है। लोग भी यही करते हैं, दैट्स व्हाई मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। नहीं, हाँ लोग आज भी करते रहेंगे भाई, क्योंकि इट्स ईजी, नंबर गेम इज ऑलवेज ईजी अगर आप देखोगे। बट अगर आपको और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परचेज करनी है तो आपको कैमरा सेंसर भी पता है, तो फिर आपको कोई पागल नहीं बना सकता। राइट, मेन गेम इज कैमरा सेंसर। कैमरा सेंसर अगर आप उसको स्टडी कर लो तो कंपटीशन के हिसाब से, ओके, मेगापिक्सल्स मैटर नहीं करते, उसके लिए हम है ना। हम अपने चैनल पे सब कुछ अच्छे से बताते हैं। बिल्कुल भाई। रैम का क्या खेल है? बिकॉज रैम में भी सेम ये मॉड्यूल यूज होता है, 2 GB रैम, 5 GB रैम, 10 GB रैम, 12 GB रैम। आईफोन की फिर मैं बताऊंगा, आईफोन का अगर मैं एग्जांपल दूं, आईफोन बहुत कम नंबर्स हमेशा कम रहे हैं आईफोन्स में, बट और फोनों में किसी में 24 GB रैम, बट वो फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं आईफोन। वाई? यार चलो ठीक है, इसके एक चीज़, आपने आईफोन यूज़ करा है ना, तो काफ़ी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि कुछ देर पहले आपने कोई ऐप खोली थी, वो आपने आईफोन में दोबारा खोली, वो रीलोड हुई है? हाँ, कभी हुआ है? हाँ होता है। उसे बैड रैम मैनेजमेंट बोल देते हैं भाई। अच्छा, मतलब आईफोन्स की रैम मैनेजमेंट बेस्ट नहीं रही है, एग्रेसिव रही है। मीन्स अगर आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो तो वो बैकग्राउंड में उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देगा, बैटरी बचाने के लिए या फिर जो भी रीज़न से वो बंद कर देता है, और या फिर कम रैम भी हो सकती है, इसलिए भी वो उसको किल कर देता है बैकग्राउंड ऐप्स को। अब तो बहुत सुधर गया है आईफोन, अब तो ज़्यादातर ऐप्स रैम में रहती है, बार बार रीलोड नहीं होती, बट पहले वाले आईफोन्स में होती थी। जबकि एंड्रॉयड की मैं बात करूं, देखो एक फैक्ट है, जितनी ज़्यादा रैम खरीदोगे, मतलब जितनी ज़्यादा रैम फ़ोन में होगी उतना फ़ायदा तो होता है।
लेकिन अच्छा। 12 GB से ऊपर कोई सेंस नहीं है। ओके, वो नॉर्मल 16 GB ये जो मिल रही है ना, इनकी इतनी सेंस नहीं है। राइट। 8 GB भी जो है ज़्यादातर लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, मोस्टली एप्स में अगर आपकी 8 GB रैम है फ़ोन में तो हैंडल कर जाएगा आपका फ़ोन Right. अच्छे से ज़्यादातर ऐप्स को। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे फ़ोन में था सेंसर उसके पीछे मेन रोल निभाता है, क्या रैम में भी कोई कंपोनेंट होता है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नंबर से? यार वैसे तो देखो रैम के टाइप होते हैं, ओके। और LPDDR4X रैम होती है एक, और LPDDR5X रैम होती है। लेटेस्ट अभी 5X चल रही है। जो महंगे फ़ोन होंगे उसमें आप देखोगे LPDDR5X रैम होगी, जो सस्ते फ़ोन्स होंगे उनमें 4X होगी। दोनों रैम अच्छी है, इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना स्पेंड कर सकते हो। वैसे तो कुछ कुछ ब्रांड्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि iQOO जो 30,000 में भी ऐसी अच्छी क्वालिटी की रैम दे रहे हैं। बाकी मैं ऑडियंस को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, रैम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टोरेज होती है। ठीक है, स्टोरेज भी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। UFS 2.2, UFS 3.1 और UFS 4.0, ये 3 तरीके की स्टोरेज मार्केट में अवेलेबल है। सस्ते फ़ोन होंगे वो UFS 2.2 के साथ आएंगे। कुछ फ़ोन मार्केट में आज भी एग्जिस्ट करते हैं जो 40,000 रुपये के हैं, और वो UFS 2.2 के साथ आते हैं। ओके। क्या होगा अगर आप 2.2 खरीदोगे तो? हाँ। महंगे में 2.2 बिल्कुल। खरीदोगे तो स्टोरेज की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी ना, उतनी जल्दी अगर आप फोटो खींच रहे हो, ठीक है, वो उतनी जल्दी स्टोरेज में सेव होगी। कोई ऐप है। इंस्टॉल कर रहे हो, वो जल्दी स्टोरेज में सेव होगी। प्रोसेसिंग फास्ट है उसकी। प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। अच्छा, जब तक रैम में कोई ऐप नहीं होती, वो पहले कहाँ होती है? स्टोरेज में। स्टोरेज में। इंस्टॉल तो वहीं होता है सब कुछ। राइट राइट। स्टोरेज से उठ के रैम में जल्दी आएगी अगर आप फास्ट स्टोरेज वाला फ़ोन खरीदोगे तो। ओके। इट्स अ न्यू गेम नाउ। अगर आप और एडवांस जाना चाहते हो तो आपको स्टोरेज टाइप भी देखना चाहिए। अभी के लिए UFS 4 बहुत फास्ट है, 4.1 भी आ चुकी है, उसमें और तेज़ी से ऐप इंस्टॉल होती है। तो ये सब चीज़ें टेक्निकल है, पर अगर आपको पता है तो आप 99% लोगों से बेटर फ़ोन खरीदोगे या बेटर चॉइस बना पाएंगे भाई। बेटर चॉइस बना पाओगे। दैट्स वाई वी आर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट कि अगर आप अगली बार कोई फ़ोन लेने जाओ या कोई गैजेट लेने जाओ तो आपके पास बेसिक उसका इन्फो होना चाहिए, दैट हाउ टू मेड अ गुड चॉइस। अगर अगले 5 साल के लिए फ़ोन खरीद रहे हो या 3 साल के लिए खरीद रहे हो, UFS 3.1 से नीचे मत खरीदो। देखो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, 30,000 से नीचे वाले फ़ोन्स के लिए वैलिड नहीं है बात, क्योंकि वहाँ पे 2.2 ही मिलेगी यूजुअली। लेकिन अगर UFS 3.1 खरीद सको ज़्यादातर प्राइस सेगमेंट में, आप 99% लोगों से बेटर फ़ोन खरीदोगे। राइट भाई। अगर कोई यहाँ पे पर्सन है जो स्टूडेंट है, वो न्यू फ़ोन लेने जा रहा है, तो उसके लिए नॉर्मल रैम कितनी आप सजेस्ट करोगे, व्हाट टू चूज़? यार स्टूडेंट्स के लिए ना मेरा थोड़ा सा वो रहता है कि ज़्यादा स्पेंड मत करो अभी, है ना। जब खुद कमाओ, खुद फ़ोन खरीदोगे, मज़ा आएगा, है ना। तो 8 GB रैम वाले फ़ोन्स भी खरीदोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ज़्यादातर ऐप्स चल जाएगी। अगर आपको दिन रात गेमिंग करनी है तो फिर आप लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे, जब तक अगर आपको गेमर नहीं बनना तो। खैर मैं फालतू को ज्ञान नहीं देना चाहता पर 8 GB रैम इज़ मोर देन इनफ। ओके भाई, एक चीज़ आप देखते हो दैट आजकल के जो गैजेट्स आते हैं, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स आते हैं, उनके अंदर टेक्नोलॉजी का ऐसा नहीं है कि दैट उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, बट उस प्रोडक्ट जब वो अल्टीमेटली बनता है तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है, राइट। लाइक कोई ब्रांड है, वो सेम स्पेसिफिकेशंस 60-50 हज़ार में पूरी कर देता है, बट एप्पल है या फिर सैमसंग है, वो उसी चीज़ के आपसे डबल या ट्रिपल भी चार्ज कर लेता है। तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप? ठीक है, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है भाई। जैसे कि रिसेंटली मुझे बहुत सारी लेयर्स पता लगी है जो कि पॉलिटिकल होती है बेसिकली। जैसे कि सैमसंग और एप्पल एक ऐसे ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा वॉट की चार्जिंग अगर देने जाएंगे ना तो उनको कॉम्प्लिकेशन आएगी, क्योंकि उनको उनके पूरे वर्ल्ड में फ़ोन सेल होते हैं। तो जैसे लगा लो, वो ऐसा नहीं कर सकते कि इंडिया में जो है 45 वॉट की चार्जिंग दे रहे हैं लेकिन चाइना में वो 120 वॉट की चार्जिंग दे रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते, उनको एक स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, एक ही मेंटेन करना होगा। और हर एक कंट्री की ना एक अलग अलग पॉलिसी है कि आप इतने वॉट से ज़्यादा का सामान इंपोर्ट करोगे तो चार्जेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो ये जो एप्पल सैमसंग होती है ना, इनकी पीछे बहुत सारी लेयर्स चलती है, बहुत सारी लीगल बैटल्स होते हैं। तो इसलिए आप देखोगे ये जो है बहुत ज़्यादा हाई स्पेसिफिकेशन नहीं देते। ये चीज़ मैंने क्यों एक्सप्लेन करी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एप्पल और सैमसंग, जैसे कि मैंने बताया, इतना बड़ा ब्रांड है कि उनको पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना।
सेकेंड चीज, अगर ये बड़े ब्रांड है तो इनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी से रिलेटेड। इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपना सॉफ्टवेयर टाइम से ज़्यादा बेटर करना पड़ेगा, है ना। नहीं करोगे तो वैसे ही आप किल हो जाओगे, है ना। इसीलिए इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है। इसलिए आप देखोगे OnePlus 13 आज के टाइम पे इक्वली गुड स्पेसिफिकेशंस दे रहा है सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा को, अगर आप कंपेयर करोगे तो बिल्कुल इक्वली गुड फोन है ये। बिल्कुल। लेकिन सैमसंग किस चीज़ का चार्ज कर रहा है? ब्रांड नेम, सिक्योरिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, AI, ये सब कुछ इन्होंने पहले दिया है बाकियों से। अगर आप कोई चीज़ें मैटर करती है, अगर आपको लेगेसी चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ जाता है। ओके, बट हम सेम स्पेसिफिकेशन हम कम प्राइस में भी ले सकते हैं। ले सकते हैं 100%। अच्छा, अगर आप देखोगे एप्पल और सैमसंग जो है बहुत ज़्यादा बात करता है हमारा कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर दिया जाता है गवर्नमेंट्स की तरफ से कि भाई आप कार्बन फुटप्रिंट भी कम करो। ये चीज़ आई एम श्योर OnePlus, Realme, Xiaomi इनको इतना नहीं दिया जाता, इनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है। हालांकि वो भी करते हैं, लेकिन जितना सैमसंग और एप्पल करते हैं इनकी इस वजह से कॉस्टिंग बढ़ जाती है ओवरऑल कंपनी रन करने से। ये चीज़ें मुझे पता लगी तो मैं सोचा भाई आपको बता दो। नहीं यार, बहुत ये मतलब इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन है। ये चीज़ तो हमें थोड़ी बहुत पता लगी है। इनकी लीगल बहुत कुछ होता है बैकग्राउंड में, हर एक गवर्नमेंट के साथ भाई सोचो कोऑर्डिनेट करना, हर एक कंट्री के डिफरेंट रूल्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, इसमें कितने पैसे जाते होंगे। बिकॉज भाई अगर आप एक कस्टमर साइड से देखोगे ना, तो मैं भी सोचता था कि दैट यार ये इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं, मतलब वाई दे आर चार्जिंग सो मच हाई। क्योंकि भाई अगर आपको बिजनेस करना है, कोई थोड़ा भी बिजनेस जानता होगा तो वो देखेगा कि भाई मार्केट प्लेस कैसी है। मार्केट प्लेस इंडिया में ऐसी है कि जहाँ पे वो जो प्राइस पे करती है इंडियन ऑडियंस, उसके हिसाब से उनको वो 2.5x ज़्यादा फीचर्स और वो रिलायबिलिटी और वो चाहिए होता है उनको कि भाई पैसा वसूल नहीं करना है, हमें पैसे को निचोड़ना है। बिल्कुल यार, लाइक दैट। और इस चीज़ का देख लो, जितनी भी चाइनीज़ ब्रांड है वो एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव होके सुपर एग्रेसिव प्राइस कर देते हैं अपने फ़ोन का। आप किसी का भी नाम देख लो, सैमसंग और एप्पल बहुत महंगे हैं उनके आगे। अगर मैं OnePlus का नाम लूँ, अगर मैं iQOO का नाम लूँ, चाहे ये चाइनीज़ ब्रांड है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इन 2017-16 जब Xiaomi एंड Realme एंड ये गेम में आए तो दे हैव चेंज द गेम एंटायरली। एग्जैक्टली, मतलब सैमसंग की हालत ख़राब हो गई थी। यस, मुझे आज भी याद है 20,000 रुपीज़ के अराउंड ना सिर्फ Redmi और Realme सेल हो रहे थे एक टाइम पे 2018-19 में, क्योंकि इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन दे रही थी और लोगों को चाहिए अच्छी स्पेक्स। तो सैमसंग ने तब जाके M सीरीज़ अपनी लॉन्च करी थी फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे आज भी याद है सैमसंग की बुरी हालत हो गई थी, सेल्स पूरी नीचे चली गई थी, ब्रांड इमेज ख़राब हो गई थी उनकी कि ये हमारे फ़ोन तो लैग करते हैं, इतनी ज़्यादा पावर जो है चाइनीज़ फ़ोन दे रहे हैं, इसलिए तो हम लोगों ने चाइनीज़ फ़ोन को अडेप्ट कर लिया है। भाई एक चीज़ बताओ, आप काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में हो, राइट? आपने उस टाइम के जो हमारे ओजी इंडियन ब्रांड्स थे, माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, ये एक टाइम पे बहुत चले, बहुत दे आर रनिंग। मैंने भी वो माइक्रोमैक्स का कैनवस 2 चलाया है। इट वॉज अ नाइस फोन एट दैट मोमेंट। वो लोग, वो ब्रांड्स कहाँ चले गए? वो भी अच्छे फोन्स बना रहे थे, बट आज उन मार्केट में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। वाई? क्या लगा आपको? बाय एनी चांस आपने निखिल कामत का पॉडकास्ट देखा ही होगा, उसमें जो है माइक्रोमैक्स का Right, फाउंडर आया founder था, आया है ना, राहुल शर्मा। बेसिकली राहुल शर्मा की ना बेचारे की इमेज खराब हो गई है यार अब। मतलब उस माइक्रोमैक्स उन्हीं का था बेसिकली। उनकी इमेज ऐसी खराब हो गई है कि अभी उन्होंने जो है एक टीवी लॉन्च करा था अपना, ठीक है, उन्होंने बहुत सस्ते में टीवी लॉन्च करा, कुछ दिन बाद कंपनी बंद कर दी। उन्होंने ऐसे 2-3 बार कर दिया है। अभी बीच में वापस जो है 2020 में जब हम चाइना को लेके बहुत गुस्सा थे, तो उन्होंने जो है चीनी कम करके एक पूरा का पूरा मार्केट कैंपेन निकाल दिया था। मतलब ऐसे लोगों की देशभक्ति का यूज़ करके उन्होंने कोशिश की थी कि सेल करते हैं, ठीक है। मतलब ये सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल है, मेरा कोई क्लेम नहीं है, जिस पब्लिकली जो मैंने पढ़ा है मैं तो वो बता रहा हूँ। तो उन्होंने कोशिश भी की, अच्छे फ़ोन भी निकाले, बट बाद में उन्होंने निकालने बंद कर दिए। तो कंसिस्टेंसी एक इशू रहा है माइक्रोमैक्स के अंदर कि एक टाइम पे उन्होंने अच्छा काम किया फिर बंद कर दिया, अच्छा काम किया फिर बंद कर दिया, इसलिए उनका पूरा बड़ा यूजर बेस नहीं बन पाया। अभी राइट नाउ कोई इंडियन ब्रांड जो आपको लगता हो कि मतलब इट कैन ग्रो और बढ़िया चल रहा है? अभी कोई है? लावा अच्छा चल रहा है। और मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। देखो आज के टाइम पे
जैसे कि मैंने सेमीकंडक्टर की बात की थी, ठीक है, हम लोग जो है नाना करते हुए भी ऐसा बताया जाता है 20-30 साल पीछे है इंडिया। अगर उनको मदरबोर्ड पूरा अच्छे से मैन्युफैक्चर करना है, सेमीकंडक्टर अच्छे से बनाने हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है और इंडिया ने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, मज़े की बात, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ ने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था, सिर्फ चाइना को छोड़ के। राइट। अगर आज हम चाइना को हेट भी करते हैं ना कि इसका सामान नहीं खरीदेंगे, आप कुछ भी उठा लो आज के टाइम पे, एक ब्रूटल रियलिटी है ये कि उसके अंदर चीज़ें चाइनीज़ डली होगी, क्योंकि उन्होंने इतने साल कॉन्टिन्यूसली अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया यार है। भाई, दे हैव बिल्ड अ इकोसिस्टम। उन्होंने इकोसिस्टम ऐसा बिल्ड कर दिया कि कोई भी कंपनी विदाउट चाइना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। एग्जिस्ट नहीं कर सकते। नट बोल्ट तक उनके हो जाते हैं भाई, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने उन और छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान दिया। आपको पता है हमारी जितनी भी डीटीज है, जितनी भी भगवान की मूर्तियां बन जाती है, दिवाली के टाइम पे जो सेल होती है चीज़ें गैजेट्स के नाम पे, वो दिए बनते हैं, आपने देखे होंगे वो लाइट वाले, सब चाइना बनाता है। वो इतनी डिटेल में स्टडी कर लेते हैं हम लोगों को कि इनका ये फेस्टिवल है, ये खरीदते हैं, बनाओ। हम लोग थोड़े से लेजी हो जाते हैं। आप देखते होगे कैंपेन आते हैं कि अपना लोकल सामान खरीदो, हाँ, लोकल वेंडर से सपोर्ट खरीदो, लोकल, सपोर्ट करो लोकल वेंडर्स को। इसीलिए करते हैं क्योंकि चाइना सब कुछ बना देता है, वो इतना स्टडी कर लेता है हर एक कल्चर को। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है ये, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को स्टडी करा हुआ है। बट मुझे लगता है दैट हमारे नेशन में आई थिंक इतना पोटेंशियल है दैट टू क्रिएट आवर ओन ब्रांड्स। बिकॉज अगर आप चाइना को देखते हो या वर्ल्ड में आप चाइना को किसी से कंपेयर करते हो, अभी टैरिफ वॉर चल रहा है। टैरिफ वॉर पे अमेरिका ने बहुत कोशिश करी चाइना को बो डाउन करने की कि हम टैरिफ से दबाएंगे, बट आप देखो ना कि दैट दे हैव देयर ओन इकोसिस्टम, तो उनको वो दबने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमसे काम लेना है तो चारों जगह घुमाओ, आपको हमसे काम पड़ेगा, चाइना से काम पड़ेगा। तो आपको मैं एक बात बताऊं भाई, जो मैं मतलब मुझे पता है, मैं ये बात बोलूंगा, खैर आज के टाइम पे इंटरनेट पे कुछ भी बात बोलो उसको लेके हेट मिलती है, ठीक है, मेरी तो थिक स्किन हो चुकी है, ठीक है, तो अगर आप भी इसकी कभी कोई रील वील डालो, मैं तो सिंपली बोलूंगा इग्नोर करना। बट रियलिटी ये है कि हम लोगों को जो है अपने एथिक्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, एंड आई सेड इट। अगर आप कोई कंपनी लॉन्च कर रहे हो और आप सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में ध्यान दे रहे हो, वो नहीं चलेगा भाई। सही बात है। हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ट्रस्ट इश्यूज ऐसे ही नहीं है कि बस हमारी सोसाइटी में अगर जितने भी स्टार्टअप आए हैं, आप देखो उन्होंने पीछे कुछ ना तो कुछ झोल किया है। हमें झोल करने बंद करने पड़ेंगे, हमें सच में कस्टमर्स को वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मैं 20,000 का फ़ोन निकाल रहा हूँ तो मुझे उसको 20,000 के लायक और कंपटीशन के लायक बनाना पड़ेगा। आई नो बहुत टफ है, मैं नहीं कह रहा कि टफ नहीं है, बहुत टफ है, बट अगर आप स्टार्टअप खोलने की इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, है ना, तो यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऐसे ही थोड़ी ना मतलब देखा जाए तो लो ट्रस्ट सोसाइटी बन चुकी है हमारी, है ना। क्यों बनी है? क्योंकि जितनी भी स्टार्टअप खुले हैं, चाहे कोई भी बुरा माने इस बात को, बट हम ऑनेस्टी के साथ काम ही नहीं करना चाह रहे, ये भी एक पंगा है। वैल्यू प्रोपोजिशन थोड़ा सा यहाँ पे हम लैक कर जाते हैं कि दैट जो हम चार्ज कर रहे हैं वो वैल्यू नहीं देना चाह रहे बिकॉज ऑफ प्रॉफिट्स एंड लाइक दैट। बट वो बाहर के देशों में दे हैव क्रैक्ड दैट ऑल्सो कि वो वैल्यू जो दे रहे हैं उसी में वो प्रॉफिट भी बना रहे हैं कहीं ना कहीं, इकोसिस्टम क्रिएट करके। बिल्कुल यार। तो मतलब मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी, क्या अब पता नहीं ये मिसकोट हो जाए इन बातों का, मुझे पता नहीं, ठीक है, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ, मैं रिसेंटली वीडियो बनाई थी कि इंडियन स्टार्टअप्स फेल होंगे अभी, क्योंकि हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे प्रोडक्ट बनाना है, कैसे लोगों का ट्रस्ट जीतना है। अभी इंडिया बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी खुद आ चुकी है 4th पे, तो अभी हमारे पास पैसा आया है, हम उसको प्रोडक्ट बनाने हमने शुरू करे हैं, तो हमें दिक्कतें आएंगी, स्टार्टअप्स फेल होंगे, मुझे फेल से कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन वैसे मैं बताऊं तो हम लोगों को जो है धीरे धीरे, हम इंडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, हमें फेलियर को भी सेलिब्रेट करना शुरू करना पड़ेगा। अगर कोई फेल हो रहा है तो हमें उसको इतना गंदा ट्रोल नहीं करना भाई, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने जो ये पॉइंट टच करा है ना, इस पे बहुत अच्छा पॉइंट है ये। मैं पढ़ रहा था, इन अमेरिका स्टार्टअप कल्चर बहुत इंडिया से बहुत अच्छा है, बेटर देन इंडिया है। क्यों है? बिकॉज उधर ना फोमो नहीं है फेल होने के लिए। इधर कोई फेल हो जाता है तो उसको ऐसा सोच लिया जाता है कि ये तो खत्म आदमी है, इसका कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल यार, हमें मतलब इतना बुरा नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं देखता हूँ कोई भी फेल करता है तो उसकी बिल्कुल ही बुरी हालत कर देता है। थोड़ा हमें भी बदलना पड़ेगा
थोड़ा फाउंडर्स को भी बदलना पड़ेगा, अपने आप को, स्टार्टअप वालों को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा कि हमें अपने एथिक्स स्ट्रॉन्ग करें, और हम कंज्यूमर्स जो खरीदेंगे उन चीज़ों को, हमें भी बदलना पड़ेगा। चलो ठीक है, बंदा फेल कर गया, एटलीस्ट ही और शी ट्राइड। राइट भाई, सबसे बेस्ट टाइम बताओ, अगर मुझे फ़ोन खरीदने हैं, स्मार्टफोन खरीदना है, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है पूरे ईयर में कि जब मैं आई शुड इन्वेस्ट? यार बिग बिलियन डेज होता है, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे आता है, उसके अराउंड सारे फोन्स क्रेजी सस्ते मिलते हैं भाई। फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों पे सेल चलती है, जो भी फ़ोन आपको पसंद है उस टाइम पे खरीदो भाई। मैं तो कह रहा हूँ साल में एक ही बार फ़ोन खरीदो, वो भी उसी टाइम पे, बिग बिलियन डेज मज़ा आ जाएगा आपको। क्रेजी डील्स मिल जाती हैं। क्रेजी डील्स मिल जाती है, बट फिर वही यार, जो बहुत क्रेजी डील्स होती है ना भाई, वो बहुत कम नंबर ऑफ यूनिट्स होती है। जैसे कि आप हर साल देखोगे फ्लिपकार्ट पे आईफोन एक सेल होता है, कोई भी नॉन प्रो मॉडल, वो बहुत अच्छे डिस्काउंट पे होता है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आता है, कुछ सेकंड्स में गायब हो जाता है। तो मतलब अगर उन चीज़ों को ग्रैब कर सको तो बढ़िया है, तो वो एक अच्छी डील होती है। अच्छा भाई, एक चीज़ बताओ, आप इतने सारे टेक रिव्यूज़ करते हो, बहुत सारे टेक चैनल्स हैं, बहुत सारे टेक चैनल्स में बहुत ज़्यादा क्रेजी रिव्यूज़ होते हैं, डेली आप कोई ना कोई नए फ़ोन, लैपटॉप, गैजेट के साथ होते हो। ये बताओ दैट ये स्पॉन्सर्ड होते हैं या यू पे फॉर इट? यार सारे स्पॉन्सर्ड नहीं होते। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अब वो क्रिएटर की चॉइस है कि अगर उसने ब्रांड से पैसे लिए हैं तो वो पेड प्रमोशन का टैग लगाएगा या नहीं लगाएगा। लगाना चाहिए, साफ बात है। जो नहीं लगा रहा, फिर से जो हमने अभी स्टार्टअप वाली बात की थी कि अनएथिकल आप हो नहीं सकते, एथिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे अपने। जब भी मैं भी कभी कोई रिव्यू या रिव्यू तो नहीं कह, कभी भी कोई अनबॉक्सिंग वीडियो ब्रांड से स्पॉन्सर करता हूँ तो मैं ऊपर पेड प्रमोशन का टैग लगाता हूँ, या तो डिस्क्रिप्शन में कोलैब मेंशन कर देता हूँ, है ना। तो वो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब ऑडियंस को पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो है ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन में बनी है। अच्छा, 50-60 हज़ार रुपए के फ़ोन आपको मिलते हैं कभी कभार स्पॉन्सर्ड? यार नहीं, देखो, फ़ोन एक अलग चीज़ हो गई, रिव्यू यूनिट तो हमारे पास आती है, वो 6 महीने में ब्रांड वापस ले लेता है। अच्छा, ओके। ठीक है। जो स्पॉन्सर्ड होता है वो बेसिकली क्या होता है कि मैं अपने चैनल पे आपके फ़ोन को शोकेस करूँगा, ठीक है, मेरी प्रोडक्शन फीस इतनी है, ओके, अगर आप चाहते हो मैं कवर करूँ तो मुझे मेरी प्रोडक्शन फीस दे दो, ठीक है ना। वो अब वो इकोसिस्टम ऐसे ही बन चुका है बेसिकली, सबकी टीम है, बहुत बड़ी बड़ी टीम है। तो बेसिकली यार यही होता है, यही मैं काफ़ी बार अपने चैनल पे भी बता चुका हूँ कि स्पॉन्सर्ड कंटेंट यही होता है। और कोई ब्रांड नहीं कहता कि सिर्फ हमें बेस्ट बता दो। जैसे कि मैंने आपको बार बार रिपीट किया, हर एक फ़ोन बेस्ट हो ही नहीं सकता, एक फ़ोन एक ही चीज़ में बेस्ट हो सकता है ना। या अगर ओवरऑल बेस्ट फ़ोन है अगर आपका, तो 100% भाई वो एक अलग टॉपिक रहेगा। लेकिन स्पॉन्सर्ड वीडियो में ऐसे उसको बेस्ट ही बता देना, तो भाई हमें कौन ही देखेगा, है ना। सारे फ़ोन थोड़ी ना बेस्ट बता सकते हैं हम। ऑफ कोर्स, ये बिल्कुल तो अच्छी बात है। जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है, ब्रांड भी समझते हैं कि यार हम जो है, फॉर एग्जांपल एक टेक चैनल पे जाके उनको अगर हम स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनको हम सिर्फ प्रोडक्शन के पैसे दे रहे हैं। आप उनकी स्क्रिप्ट नहीं कंट्रोल कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है स्क्रिप्ट कंट्रोल करना। तो सबको लगता है कि ब्रांड से हमें स्क्रिप्ट आती है, एग्जैक्टली हम वही पढ़ देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, कहीं हो रहा है तो गलत है। वो आपको प्रोडक्शन के पैसे देते हैं कभी कभार, मतलब डिफरेंट सिनेरियोज में हो सकता है, बट ऑलवेज नॉट कि दैट वाज स्पॉन्सर्ड यू। हाँ भाई, बेसिकली देखो यही रियलिटी है। एंड समटाइम यू पे फॉर इट, दैट फॉर आप जो रिव्यू करना होता है फ़ोन का या किसी गैजेट का, तो आप मंगाते हो खुद से भी? हाँ यार, हम तो एवरी मंथ जो है लाइक बहुत सारे गैजेट्स खरीदते हैं यार, बहुत सारे। अच्छा, अगर आप बहुत सारे गैजेट्स का, तो फिर भी एक रफ आइडिया दे सकते हो दैट हाउ मच यू स्पेंड ऑन रिव्यूइंग गैजेट्स? यार एवरी मंथ 5 लाख के अराउंड स्पेंडिंग होती है। अच्छा, ये तो सिर्फ मेरी है। राइट, अगर जो मेरे से ऊपर वाले चैनल है, राइट, मैंने उनसे बात करी है, वो 15 से 20 लाख स्पेंड करते हैं ऑन बाइंग गैजेट्स, ऑन बाइंग गैजेट्स। जस्ट फॉर रिव्यू? यार हाँ। क्रेजी भाई, यूट्यूब सीन इज ग्रोइंग क्रेजी। हाँ नहीं, अगर देखो, अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ये कोई बोलेगा नहीं, ऐसे बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स हैं जो कि टीम भी नहीं रखते, बहुत ज़्यादा चार्ज भी करते हैं ब्रांड से प्रोडक्शन के नाम पे, उनकी कोई टीम एग्जिस्ट नहीं करती, मुश्किल से 2-3 लोग होंगे उनकी टीम में, ठीक है, मैक्सिमम 4-5 होंगे, और वो प्रोडक्शन फीस भी मांग लेते हैं, और ना ही वो जो है कोई टीम रखते, तो ये भी चलता है। राइट, मतलब सिचुएशंस हैं डिफरेंट। बहुत सारी सिचुएशन है भाई। अगर कोई ऐसा यूट्यूबर है जो, अब देखो आप मेरे ऑफिस में हो भी इस टाइम पे हो, आप देख लो ऑफिस स्पेस
के भी रेंट है, मतलब बेसिकली है ना, ऑफिस स्पेस का एक अलग रेंट है, Area है मेरी उसके हाँ 15-20 लोगों की टीम है, उसका एक अलग है। फिर हम जैसे फॉर एग्जांपल द टेक बर शो हमने निकाला है, उसमें 20-25 लाख रुपए लग गए हमारे, है ना। बट हमने कोशिश किया कुछ नया लाने की, वो चला नहीं, खैर वो अलग बात है बट हाँ कोशिश करी, है ना। तो अगर ब्रांड से हम प्रोडक्शन के चार्ज करते भी है तो हम कोशिश करते चीज़ों को और बेटर लेके आने की, और बेटर टीम बनाने की, जिससे लोगों को जो है ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिल सके। बस एक कोशिश है भाई। राइट। अगर आज 2025 में भाई टेक यूट्यूब चैनल्स पर क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है दैट इफ समबडी वांट टू स्टार्ट देयर यूट्यूब चैनल ऑन टेक्निकल टर्म जॉनर पे, तो क्या लगता है स्टार्ट करना चाहिए इन 2025? यार देखो यार, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है लेकिन ना सिचुएशन ये है कि जो हिंदी टेक चैनल्स है ना वो बहुत ज़्यादा है। राइट। मैं अगर लिस्ट बनाने गया तो कुछ 90 के अराउंड मिल जाएंगे, है ना। अगर आपको लगता है कि आप उन 100-90 या 100 लोगों से बेटर कर सकते हो तो 100% आ जाओ, है ना। अगर आपको लगता है कि आप उनसे बेटर नहीं हो तो मेरा मानना ये है कि आप, इसे एक रियलिटी चेक होना चाहिए, है ना। रियलिटी चेक है अगर आपको कि भाई मैं उनसे बेटर नहीं कर सकता तो मत टाइम खराब करो, है ना। सुनने में ऐसे हार्श लग रहा होगा लेकिन किसी की हेल्प हो जाएगी अगर उसको लगता है कि भाई मैं जैसे स्पेंड करना शुरू करता हूँ, क्योंकि स्पेंडिंग बहुत है टेक के अंदर। आपको एक फ़ोन खरीदना पड़ेगा, 1 लाख रुपए का भी फ़ोन खरीदना पड़ेगा, 20,000 का भी, 30,000 का भी, है ना। सोचो महीने के वो कितने लाखों रुपए के फ़ोन खरीदेगा। और अगर उसको लगता है कि वो बेस्ट नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसको नहीं स्टार्ट करना चाहिए। अगर उसको कॉन्फिडेंस है तो 100% उसको स्टार्ट करना चाहिए। किसी भी, अगर आप देखोगे कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, कोई राइट टाइम नहीं होता, राइट। है ना। ये बिल्कुल सही बात है। राइट पर्सन होता है। राइट। अगर आपको लगता है आप एक राइट पर्सन हो इंडस्ट्री के लिए, वेलकम है भाई। आप आज तक सस्टेन कर पाए, आपने वो चीज़ें बिल्ड करी लाइक दैट। काफ़ी सारे लोगों ने स्टार्ट करी होगी आपके साथ ही जर्नी जब आपने स्टार्ट करी थी, बट बहुत लोग नहीं कर पाए। व्हाट हेल्प यू टू सस्टेन इन दिस यूट्यूब करियर? यार मैं तो बेस्ट एग्जाम्पल हूँ भी नहीं। अगर आप देखोगे मेरे से ऊपर और भी लाइक कुछ 6 चैनल और है ना, उन्होंने तो और क्रेजी परफॉर्म किया है मेरे से ज़्यादा, है ना। और जो मेरे टाइम के लोग थे, जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था, लकीली भाई उनमें से बहुत सारे लोगों ने सक्सीड किया है, लाइक 50-60% लोगों ने किया है। जो नहीं कर पाए, वही वाली बात है कि यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा था इसमें। आपको पता है भाई, जैसे कि आप भी पॉडकास्ट करते हो, राइट। है ना, एक तगड़ा पैशन चाहिए आपको बहुत ज़्यादा। कि आप दिन रात ईमेल कर रहे हो बाकी लोगों को अपने गेस्ट लिस्ट को और बेटर करने के लिए, अपने पॉडकास्ट में लोगों को बुलाने के लिए। ये पैशन चाहिए होता है भाई सब करने के लिए, कि आप डेफिनेटली 24 घंटे काम कर पा रहे हो। Right. और आप 24 घंटे तभी काम करोगे जब आपको किसी चीज़ का पैशन हो। तो आपने टॉपिक छेड़ा ना, तो आई वांट टू, मैं चाहूँगा आप इस पे बात करो। लाइक काफ़ी सारे इमर्जिंग लोग हैं आजकल, यूट्यूब ना बहुत फैसिनेट करता है लोगों को, दैट हर कोई देखता है कि दैट फेम है, मनी है, लाइफस्टाइल है, तो लेट्स स्टार्ट अ यूट्यूब करियर। मैं चाहूँगा कभी मैं इसके ऊपर खुद पर्सनल वीडियो बनाऊँ अपने चैनल के लिए, बट आप मेरे साथ हो एंड काफ़ी 10 years लगभग हो चुके हैं आपको ऑन यूट्यूब, मेकिंग वीडियोज़ एंड क्रिएटिंग डिफरेंट चैनल्स ऑल्सो, राइट। सस्टेन करा उसको, सक्सेसफुल भी बनाया अपने चैनल को। लोग ये भी नहीं जानना चाहते कि दैट इट टेक्स लॉट ऑफ पेशेंस, इट विल टेक टीम टू क्रिएट एंड यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ टाइम। भाई अभी तक जब आपने स्टार्ट करा था और आज अगर कोई स्टार्ट करता है तो उसको कितना पैसा चाहिए टू स्टार्ट एनी चैनल? भाई पैसे बहुत चाहिए यार, एवरी मंथ 2 लाख तो आपको लगाने पड़ेंगे। और दूसरी बात भाई, लक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं तो आज भी कहता हूँ मेरे से टैलेंटेड और भी बहुत सारे टेक में लोग होंगे, इस लाइक भगवान की कृपा। भाई आपने बहुत इंटरेस्टिंग बना दी कॉन्वर्सेशन, ये लक वाला भाई मैं तो सच में हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ भाई, भगवान की दया है कि आज तक सस्टेन कर पा रहे हैं। मैं तो बस मेहनत कर सकता हूँ, है कि नहीं। मेहनत तो मेरी, बहुत सारे टेक में लोग ऑलरेडी मेहनत कर रहे होंगे, मैं भी मेहनत ही कर रहा हूँ। तो बस इस लाइक वो लक वाली बात भी हो जाती है कई बार। तो मुझे ऐसा लगता है भाई कि लक भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कि मैंने 2016 में स्टार्ट कर दिया था भाई, वो ऑब्वियसली एक अच्छा टाइम था, है ना, कम कंपटीशन था, उसे एक लकी तो बोलेंगे। बाकी मैं अपने आप को, वो ऑडियंस ही बताएगी कि मैंने अपने आप को कितना ग्रो करा है, कितना मैंने अपने आप को और प्रोफेशनल बनाया है, मैंने वीडियोस को कितना इम्प्रूव किया है। वो मैं बस कर सकता हूँ, बस वो ऑडियंस को पसंद आई, वो एक लक वाली बात है। राइट, एब्सोल्युटली। बट
अगर आप अपने करियर से कोई टिप देना चाहो लोगों को जो स्टार्ट कर रहे हैं, दे आर पैशनेट, दे वांट टू स्टार्ट, अगर आपकी तरफ से कोई टिप हो उनके लिए? हाँ भाई, अभी जो रिसेंट टिप जो मैं मतलब मैंने फील करी है कि जो मैं किसी को टिप देना चाहूँगा कि एआई को बहुत अच्छे से यूज़ करना सीखो, ठीक है? वो बहुत ही गुड पॉइंट है भाई। है ना, अगर किसी को एआई यूज़ करनी नहीं आई ना, वो तो गया, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। और बहुत पैसे इधर उधर देने पड़ेंगे फिर। आपको पता है भाई, मेरा स्क्रीन ऑन टाइम अगर मैं दिखाऊं और उसके अंदर मैं दिखाऊं कौन सी ऐप मेरी सबसे ज़्यादा यूज़ मैं कर रहा हूं, तो वो सारी एआई वाली है, ग्रॉक, चैट जीपीटी या जेमिनाई है। तो लाइक ये मैंने रियलाइज़ किया है कि आप जितना ज़्यादा एआई से बात करोगे वो उतना ज़्यादा आपको समझेगा, आप किस तरीके के आंसर्स प्रेफर कर रहे हो, आप किस तरीके से ग्रो होना चाह रहे हो, वो एआई समझेगा। तो स्टार्ट स्पेंडिंग सम टाइम विद एआई, आप ठीक उसको है। अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करो। बहुत ही बड़ा गिव अवे दे रहा हूँ भाई मैं ये, राइट राइट। है ना, जिसने बात Absolutely. समझ ली तो समझ ली। मैं सिर्फ टेक चैनल वालों के लिए बता रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। दूसरी चीज़ भाई, फेम के पीछे मत भागो यार। कुछ लोग मुझे मिले हैं जिनको फेम बहुत अट्रैक्टिव लगता है ना? जब आप अपने परेशान भी हो सकते हो फेम के साथ ना, कुछ ही लोग हैं जो फेम को डाइजेस्ट कर पाते हैं, है ना? मैंने कुछ टेक यूट्यूबर्स के दिमाग में फेम चढ़ते हुए देखा है क्रेजी लेवल का, जो कि अब सीधे मुंह बात नहीं करते, है ना? तो वो भी हो जाता है। तो फेम को डाइजेस्ट करना एक बहुत अलग गेम होती है, तो फेम के पीछे तो भागना ही मत। एंड आई थिंक व्हाट आई थिंक भाई, जो आपने बताया दैट, मुझे लगता है फेम थोड़ा बहुत अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है कि दैट आपको कितनी मिलती है। बिल्कुल यार, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरे चाहे 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, मुझे हेयर एंड देयर लोग मिलते रहते हैं, मुझे हेयर एंड देयर मिलते रहता है। कोई क्रेज ही नहीं है बिल्कुल कि भाई ओहो बिल्कुल ही 5 मिनट में बैठा है तो हर दूसरा बंदा पहचानता होगा, ये होता होगा। सच में कुछ लोगों को लगता है, पता नहीं क्यों, बट हम भूल जाते हैं बात कि आज के टाइम पे अगर मैं आपको बोलूँ ना 10 फेमस लोगों का नाम लो, प्रतीक भाई, आप अगर मैं सुबह पूछूंगा आपकी एक अलग लिस्ट होगी, दोपहर में अलग होगी, रात को अलग होगी, इतने सारे फेमस लोग हैं। बिल्कुल। तो फेम के पीछे भागने वाले लोग मुझे स्टूपिड लगने लगे हैं इस मामले में। देयर इज नथिंग फेम के लिए लाइक मत आओ। कुछ फेम एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, फेम जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। इतने फेमस लोग हो गए यार, इंस्टाग्राम के अलग फेमस लोग हैं, यूट्यूब के अलग है, अलग बॉलीवुड famous के लोग। अलग है, जर्नलिस्ट अलग है, कितने सारी कैटेगरी आज के टाइम पे बन गई है, ओटीटी के स्टार अलग है। किस किस को कौन याद रखेगा? कुछ नहीं है, अपना वैल्यू दो लोगों को, मस्त बिल्कुल अच्छा दिल से कंटेंट बनाओ, लोगों की लाइफ चेंज करो, वही सबसे बड़ी गेम है ना? फेम क्या फेम भाई। मुझे लगता है सबसे बड़ा पॉइंट आपने अभी दिया है दैट अगर आपके अंदर पैशन है और दिल से आप कंटेंट ये सब जर्नी को बना सकते हो, तो देन मीनिंगफुल है कुछ इसमें आना। अदरवाइज बहुत पैसा बहुत टाइम भी बर्बाद हो सकता है आपका इन दिस गेम यूट्यूब पे। भाई रिफर्बिश फ़ोन की क्या खेल है? बिकॉज रिफर्बिश फ़ोन आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा क्रेजी तरीके से वायरल है कि इतने की डील इतने में ले लो, आईफोन इतने का मिल जाएगा, सैमसंग इतने का मिल जाएगा। अब आजकल थोड़ा सा ऐसा हो गया है दैट पीपल लव टू स्पेंड थोड़ा दिखावे के चक्कर में। तो आईफोन वैसे तो परचेज नहीं कर सकते अब 80,000 का, बट दे कैन बाय फॉर 40,000, तो दे आर बाइंग। तो भाई रिफर्बिश फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? व्हाट यू थिंक? यार पता है मैंने ओवर टाइम क्या रियलाइज़ किया है प्रतीक भाई, यार नहीं सेंस बनाते इतने ज़्यादा रिफर्बिश फ़ोन, है ना? आपका लक फैक्टर वाली गेम बन गई है अब यार ये रिफर्बिश। हाँ यार, मैंने देखा कि अगर आपका मतलब बाय चांस है सब कुछ, अगर आपको कोई अच्छी डील मिल रही है ना, और बहुत 50-50 वाले चांसेस है कि आपको एक अच्छा रिफर्बिश्ड फ़ोन मिला होगा, है ना? मैं वीडियोस बनाने के लिए अराउंड 16-17 रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीद चुका हूँ, है ना? जब मैंने वीडियो बनाए बहुत अच्छे चल रहे थे, हाँ। उसमें से 16-17 में से आज के टाइम पे सिर्फ 3 चलते हैं। हाँ यार, वो कुछ तो हुआ उनके साथ, 6 महीने 8 महीने बाद वो अपने आप चलना बंद हो गए यार, उनकी बैटरी फूल गई, वो अच्छा। चलना बंद हो गए। तो मैं लोगों को ये बोलूँगा कि यार चाहे तो मतलब मैं समझता हूँ लोगों की एस्पिरेशन आईफोन खरीदने की, महंगे फ़ोन खरीदने की। लोगों को लगता है कि भाई हम तो बहुत ऐसा डिसीजन लेंगे कि ये फ़ोन इस साल 1 लाख रुपए का है, अगले साल ही पुराना मॉडल हो जाएगा, रिफर्बिश 40 का ले लूँगा। आई नो ये सुनने में स्मार्ट लगता है ना? ये वो फाइनेंस के लोगों वाली बात है कि घर मत खरीदो, हाँ। है ना? घर मत खरीदो, इससे अच्छा उसको जो है म्यूचुअल फंड में लगा दो, रेंट पे रहो।
पर जो रेंट पे रहता है उसको पता है भाई कितनी दिक्कतें आती है, सही बात है। कब लैंडलॉर्ड कब क्या कह देता है। नहीं, सही ये बात है। रिफर्बिश्ड फोन की मुझे सेम स्टोरी लगी यार, कि हमें लगता है हम बहुत अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि बंदा डबल स्पेंड कर देता है इस चक्कर में, राइट। कि वो उसका फोन 8 महीने बाद चलना बंद हो जाता है, फिर वो और सस्ता फोन खरीदता है और वो नया खरीदता है, फिर वो सेटल होता है कि ठीक है इससे अच्छा जो बजट है उसी बजट के अंदर एक नया फोन खरीदो, बेस्ट। अच्छा भाई, फिर भी अगर कोई नहीं मान रहा उसको रिफर्बिश खरीदना है तो क्या क्या की कंपोनेंट्स एक बार चेक कर लेनी चाहिए बिफोर बाइंग? यार एक तो मैं बोलूँगा कि अगर बंदा ट्रस्टेड है, अगर आप जानते हो तो बेस्ट है ना। बट आजकल जो ये प्लेटफॉर्म्स है, अच्छा अब कैशिफाई हो गया, सब कुछ हो गया है, गड़बड़ भाई इनके फ़ोन्स में गड़बड़ हो रही है हियर एंड देयर, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको खरीदना है तो पहली बात, अगर आप ऑनलाइन खरीदोगे कैशिफाई वगैरह से तो वो तो सीधा आपके पास डिलीवर हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। वो तो फिर आपकी वो चेक नहीं कर क्या ही सकते। चेक करोगे। हाँ। स्टिल अगर आप किसी से सेकेंड हैंड फ़ोन खरीद रहे हो तो एक टेस्ट आते हैं CPU थ्रॉटलिंग, वो रन कर दो। ठीक है, ठीक है। बाकी ये चेक कर लो भाई कैमरे पे कोई स्क्रैचेस ना हो, क्योंकि कैमरे पे स्क्रैच हुए तो क्वालिटी तो गई आपकी। ठीक जो है। कुछ लोगों को लगता है ना कि सॉफ्टवेयर से जो है मेरा कैमरा खराब हो गया, वो बेसिकली स्क्रैच होते हैं कई लोगों के, मैं बहुत बेसिक लोगों की बात कर रहा हूँ। उनके फ़ोन पे वो सीधा रखते हैं टेबल पे और स्क्रैच पड़ जाता है उनके लेंस पे, तो इसलिए उनकी कैमरा क्वालिटी लो हो जाती है। और टाइप सी पोर्ट चेक कर लो कि सही काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वो सबसे मेन चीज़ रहने वाली है। क्योंकि काफ़ी लोग क्या है ऑन करके दे देते हैं फ़ोन, ये जो कुछ दुकान होती है रिफर्बिश जो सेल करते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे बहुत देखे होंगे, वो 4 चीज़ें और फ्री दे देते हैं साथ में, ठीक है। वो बेसिकली बहुत बड़े लेवल पे स्कैम चला रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या हो रहा है भाई। आजकल बहुत ज़्यादा है। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे जो आईफोन सेल करते हैं ना, और जो साथ में 4 चीज़ें और फ्री दे देते हैं, ऐसा भी मैंने देखा है अपनी आंखों के आगे कि सील आ गई है मार्केट में आईफोन की, प्रॉपर रियल सील आ गई है। सील है, हाँ। आपको लगेगा कि वो आपके सामने ही तो बॉक्स खुला है, बट वो एक फेक सील क्रिएट करी हुई है उन्होंने। राइट। मैं आपको कह रहा हूँ ना, हम सोच भी नहीं सकते और स्कैमर्स काम कर चुके होते हैं उसके ऊपर। बिल्कुल। तो मेरा तो मानना है भाई बेस्ट है कि नया फ़ोन खरीदो, बट स्टिल अगर आपको सेकंड हैंड फ़ोन खरीदना है किसी ट्रस्टेड बंदे से, जो मैंने पॉइंट्स बताया आप उनके ऊपर ज़रूर काम करना। CPU थ्रॉटलिंग एटलीस्ट आधा घंटा 15 मिनट रन करके देखना, अगर ग्राफ रेड हो गया है बूम फ़ोन ख़राब है। फ़ोन ख़राब है, बिकॉज माइट भी लोग इस चीज़ को नहीं सोच रहे हो, बट आप देखोगे इंस्टाग्राम पे बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। लोग वो 10 चीज़ें आपने बताया साथ में फ्री देते हैं, बैग ये वो 20,000 का फ़ोन दे रहे हैं और 20,000 की ऐसा लगता है चीज़ें भी दे रहे हैं साथ में। भाई मैंने एक रील देखी, एक स्मार्टफोन की शॉप थी, वो बंदा आया एक सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप खरीदने पे, भाई उसने 8 चीजें फ्री दी। हाँ, 8 चीज़ें कि ये भी। प्रतीक भाई 8 चीजें फ्री दे दी, उसमें एयर फ्रायर भी था भाई एक। क्या कर रहे हो भाई आप, फोन लेने जा रहे हो वो पूरा सामान ही क्या पूरा वो बुफे बना देते हैं गैजेट्स का। तो भाई कुछ तो झोल है ना भाई, इफ समथिंग इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट, वही जो पुरानी लाइन है। सिंपल। एंड मैंने इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा बिकॉज मैं आजकल देखता हूँ कि दैट जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर फंसते हैं इनमें, या फिर स्टूडेंट्स चलाते हैं इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम बनाता है पागल। मुझे लगता है इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे नहीं चल रहा, मैं सारे प्लेटफॉर्म पे आके इंस्टाग्राम को एक्सपोज कर देता हूँ। नहीं, बट बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस होता है भाई इन चीज़ों का। हाँ ना यार, लबूबू देख लो आप, सिंपल क्या स्टूपिड सी डॉल है, पर चल गई भाई। माचा देख लो, टेस्ट भी अच्छा नहीं करती, टेस्ट भी अच्छा, हालांकि मैं पिछले 4 साल से माचा पी रहा हूँ, टेस्ट वो अच्छा नहीं करती, मैं हेल्थ बेनिफिट्स के लिए पीता हूँ, बट लोग कूल होने के लिए पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पे चल रहा है। तो मतलब इंस्टाग्राम तो लोगों ने बिल्कुल ऐसा बना लिया है जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है भाई। मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स है ना, मेरे को आके हेल्थ एडवाइस देते हैं, कोई भी एक रैंडम हेल्थ एडवाइस देते हैं, ये क्या इंस्टाग्राम के रील से। हाँ, मैंने कहा कहाँ पे सुना? इंस्टाग्राम पे सुना। उनको लगता है कि रिलायबल सोर्स है इंस्टाग्राम। Right. वो भूल जाते हैं कि भाई कोई घर पे बैठा हुआ जिसको कोई नॉलेज नहीं है वो भी रील बना के डाल सकता है। राइट। वो भूल जाते हैं। क्रेडिबिलिटी नहीं देखता ना कि कोई इस बात की क्रेडिबिलिटी है या नहीं है। बाय द वे मुझे बताना भाई, इंस्टाग्राम जो है हेल्थ एक्सपर्ट बन चुका है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, है ना? आपकी भी फीड में हेल्थ से रिलेटेड रील आती है क्या? हर तीसरी चौथी रील में कोई कुछ बताता है। प्रोटीन। परेशान कर दिया है भाई मुझे प्रोटीन ने, मुझे भाई माफ करो भाई प्रोटीन। अच्छा, मैं सीधी साफ बात है भाई, प्रोटीन ज्यादा खाने से भी जो है ना गट इश्यूज हो जाते हैं, पर लोगों को पता ही नहीं है।
पता नहीं कुछ चीज़ें फैसिनेट कर दिया है चीज़ों को लेके। अब एक बच्चा जिम जा रहा है, अगर उसने जिम जाना अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, वो दूसरे दिन जा रहा है, अब वो घर पे आके डिमांड कर रहा है कि मुझे प्रोटीन चाहिए सबसे पहले। भाई वही ना, मैं कह रहा हूँ इंडियंस प्रोटीन खा नहीं रहे थे, एकदम से वो अपने बॉडी का डबल खा रहे हैं, बॉडी वेट का डबल। है ना, आपने सुना होगा ना। बिल्कुल। मैं ये बातें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, देखो मैं हूँ टेक वाला, मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, Right. लेकिन मैं बस ये बता रहा हूँ इंस्टाग्राम हमारी लाइफ को कितना रूल कर रहा है। बिल्कुल। आपको पता भी नहीं है कि आपको अपने बॉडी का डबल खाना चाहिए कि नहीं प्रोटीन, नहीं बट खाना आप इंस्टाग्राम की मान के चल रहे हो। सिंपल। और इंस्टाग्राम पे रील कौन बना रहा है? जो घर पे खाली बैठा है, बिल्कुल। या बहुत कम अच्छे इन्फ्लुएंसर्स है जो वीडियो अच्छे से बनाते वो हैं। भी जो रील्स होती हैं वो भी कभी कभार कॉपीड कंटेंट होता है किसी और का। अच्छा हाँ, भेड़ चाल बहुत है। भेड़ चाल बहुत। किसी एक ने बोल दिया वो सब बोलेंगे, माचा हो गया माचा चल गया, लबूबू चल गई। मैं तो भाई इमोशनल प्लेटफॉर्म समझने लगा हूँ उसे। कहते ना वो लोगों की रिलेशनशिप खराब हो रही है इंस्टाग्राम की वजह से, मुझे तो सच लगने लगा भाई। नहीं, ऑफ कोर्स आप देखोगे एक चीज़ को दैट बहुत चीज़ें आप इंस्टाग्राम में अननेसेसरी ही देख रहे हो एंड उसको आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल यार। कोई चीज़ दिखती है आप उसको तुरंत कॉपी करने की सोचते हो, ये तो ट्रेंड है। अब आपने माचा वाला बताया, माचा मुझे एब्सोल्युटली बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने तो इंस्टाग्राम पे देखा कि कोई नई चीज़ है ये ग्रीन कलर की, व्हाट अबाउट माचा, मैंने कभी सुना ही नहीं था। एंड मैं स्टारबक्स गया तो मैंने कहा माचा पियेंगे आज। मैंने कहा माचा लेनी है, माचा ली, मतलब मैं उसको पी ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद मैंने रख दी, मैंने कहा यार इसको लोग कैसे पी रहे हैं, और इतना ज़्यादा वो बना रहे हैं उसकी रील्स वगैरह। तो इट्स लाइक कि हाँ उस पर पर ट्रेंड ना सच में हम लोगों को रियलाइज करना चाहिए कि हमने टू मच पावर एक प्लेटफॉर्म को दे दी है जो हमारी लाइफ रूल कर रहा है। राइट। मतलब ये हाई टाइम है कि अपनी आंखें खोल लो भाई। नहीं है सोशल मीडिया, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम लाइफ नहीं है। मैं तो सच में चिल्ला के बोलना चाहता हूँ ये बात। सो भाई आपने अभी एक चीज़ रिसेंटली नोटिस करी होगी दैट जो गुड क्रिएटर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे चैनल ग्रो करे हैं, दे आर ट्राइंग टू डू एंटरप्रेन्योरशिप, बट उसमें वो फेल हो रहे हैं। अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा टेक बर्नर का, उन्होंने अपनी वॉच लॉन्च करी थी, बहुत अच्छी बनाने की कोशिश करी, बट ड्रॉपेटली वो फेल हो गई वॉच मार्केट में। व्हाट डू यू थिंक कि दैट एक क्रिएटर को क्या इन चीज़ों में जाना चाहिए या नहीं? यार वो तो क्रिएटर की चॉइस है ना। मतलब अगर आज मेरा मन कर रहा है कि मैं एक TWS का ब्रांड खोल दूँ, तो कुछ तो मेरे को विजन दिखा होगा तभी मैं ब्रांड खोलूँगा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हम सब क्या होता है ना, अगर आप अपनी भी स्टोरी देखोगे, आप किसी भी यूट्यूबर की स्टोरी देखोगे, तो वो शुरू करता है यूट्यूब चैनल, वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है ना। उसको एक ऐसी फीलिंग आने लगती है कि मैंने खुद कुछ क्रिएट किया है ना। आखिरी में आप बिल्कुल बॉइल डाउन कर दोगे ना सब कुछ, हर एक यूट्यूबर कहीं ना तो कि अपने अंदर एक बिजनेसमैन देखता है, राइट, है ना। तो उसको फिर ऑब्वियसली एक टाइम आने के बाद ना हर एक यूट्यूबर के अंदर की इनसिक्योरिटी होती है कि मैं अगर कल को नहीं चला तो, तब वो दूसरे ऑप्शन देखने जाता है। राइट, कि चलो मैं एक काम करता हूँ। मैं टेक बर्नर की बात नहीं कर रहा, अगर आप देखोगे बहुत सारे क्रिएटर्स ने रिसेंटली 2024-25 के अंदर ही बहुत सारे स्टार्टअप खोले है ना। फ्लाइंग बीस्ट का घी वाला ब्रांड है, डेयरी वाला जो है, वे प्रोटीन वाला ब्रांड है, बीस्ट लाइफ आई गेस उसका नाम है। या फिर अगर आप देखोगे रिसेंटली ध्रुव राठी ने जो है कुछ चैटबॉट, मतलब वो ऐसा अलग बात है कि ध्रुव राठी को जो है थोड़ा क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि उन्होंने एक अच्छा चैटबॉट नहीं बनाया, या फिर डबल कॉस्ट हो रही है, जो भी है। मतलब हर कोई कोशिश तो कर रहा है कि मैं एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी बना लूँ, कल को रेलिवेंट रहूँ या ना रहूँ। एक ये रीज़न हो सकता है, या दूसरा ये हो सकता है कि अगर मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया, मैंने ये एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर लिया, तो मैं एक और कर सकता हूँ, है ना। ट्राई जब तक हम नहीं करेंगे हमें नहीं पता हमारा क्या पोटेंशियल है। तो आई थिंक सारे यूट्यूबर्स के साथ यही हो रहा होगा, जिसको लगता है कि मेरे अंदर जो है लीडरशिप की क्वालिटी है, एंटरप्रेन्योरशिप मेरे से हो सकती है, वो सब खोल रहे हैं। जैसे मैं एक सेफ प्लेयर हूँ, ठीक है, मेरे पास अगर आज के टाइम पे पैसा होगा, मैं उससे सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहूँगा, है ना। मैं उसे इन्वेस्ट करना चाहूँगा स्टॉक मार्केट में, या फिर जो भी तरीके होते हैं, है ना। लेकिन मैं दूसरे ब्रांड को नहीं खोलना चाहूँगा अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे। बट अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हुआ बाद में जाके कि चलो ठीक है इतना मैं पैसा गवा सकता हूँ, तो मैं इस तरीके का प्लेयर हूँ कि गवाने वाले पैसे पे मैं दूसरी कंपनी खोलूँगा। तो ये सबकी चॉइस है। आई वांट टू आस्क दैट लोगों को ऐसा लगता है, मतलब 1 मिलियन का चैनल पे 50 लाख रुपए महीना, 40 लाख रुपए महीना ऐसे बनता है, बट आई वांट
यू टू ब्रेक डाउन कि दैट एक्चुअली में आप 1 मिलियन के चैनल पे कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड हाउ मच यू कैन अर्न। ठीक है, तो देखो भाई डिपेंड Estimate. करता है, ये डिपेंड करता है। देखियो हम एग्जांपल लेके चलते हैं लक्ष्य चौधरी का। Right. लक्ष्य चौधरी की अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है, स्टिल उसकी ब्रांड डील्स बहुत सारी है, उसको व्यूज़ आते हैं, उसकी एक सच में फैन बेस है और उसको कॉन्टीन्यूसली व्यूज़ आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर व्यूज़ बहुत बड़ा गेम है। अगर आप वीडियो डालते हो और अगर आपको 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं तो आपको सच में कमाई हो रही है एड्स के थ्रू। जो हम वीडियो किसी की चलाते हैं, ऐड आता है उस, वो हम यूट्यूबर्स को तो मिलता है उसका 50%, राइट और कुछ बाकी अमाउंट शायद यूट्यूब के पास आता है। तो ऑब्वियसली अगर आपके व्यूज़ है, चाहे फिर आप 1 मिलियन का चैनल हो या फिर 1 करोड़ का चैनल हो, तो अगर आपको व्यूज़ आते हैं, आपकी कमाई है। कितनी कमाई है मैं बताता हूँ, इसको ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अगर आपको हर एक वीडियो पे 2 लाख, 1 लाख या 3 लाख ऐसे व्यूज़ आते हैं ऑन एन एवरेज, है ना, तो आप कमा सकते हो 5 से 6 लाख रुपए सिर्फ यूट्यूब के थ्रू। उसके ऊपर फिर ब्रांड डील्स आती है। अब वो डिपेंड करता है आप कितने बड़े यूट्यूबर हो, आपका कितना बड़ा फैन बेस है या आपका कितना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है बेसिकली, है ना। तब ब्रांड आपके ऊपर उसके अकॉर्डिंग पैसा लगाता है, ठीक है। वो कितना भी हो सकता है आप एक वीडियो के शायद 4 लाख, 5 लाख, कितने भी लाख चार्ज कर सकते हो, है ना, डिपेंडिंग कि आप कितने बड़े यूट्यूबर हो और आपका कितना इन्फ्लुएंस है, इसी ने। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द रीच, आपके कितने व्यूज आ रहे हैं लाइक दैट, बट आप एस्टिमेटली इतना पैसा बना सकते हो ऑन यूट्यूब। बिल्कुल बना सकते हो। क्या लगता है यूट्यूब इकोनॉमी को देख के आपको, इट इज़ ग्रोइंग? हाँ यार, ग्रो तो करती है। अगर आप देखोगे ना, चाहे आप म्यूज़िक इंडस्ट्री देख लो, बॉलीवुड देख लो, बेसिकली कोई भी एंटरटेनमेंट या मल्टीमीडिया इंडस्ट्री देखोगे ना, वो सब कमाती है क्योंकि लोग कंज्यूम करते हैं उन चीज़ों को। ये इन इंडस्ट्री में पैसा होता है और वो बढ़ता ही जाता है। बस बंदों पे डिपेंड करता है कि वो कितना सस्टेन कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। कुछ लोग जो है 5 साल एग्जिस्ट कर पाते हैं, कुछ लोग 10, कुछ लोग 15, कुछ लोग 20, ऐसे वाला सीन है। ओके भाई, आपने जब स्टार्ट करा था, यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी थी, आपने कॉलेज डेज से स्टार्ट कर लिया था अपना यूट्यूब करियर, राइट? सपने देखे होंगे उस टाइम में आपने, बिकॉज देखो भाई, बहुत अच्छा फील तो होता ही है जब आप कैमरे पे अपने आप को देखते हो एक वीडियो में, वो भी टीवी पे या फिर फोन्स में लोग आपको देख रहे हैं, अच्छा तो लगता है। जब वो सपने रियलिटी में आज पूरे हो रहे हैं तो कैसा फील होता है, दैट ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। वो जो चीज़ें सोची थी, मैनिफेस्ट करी थी, आज वो चीज़ें हो पा रही हैं रियलिटी में। हाउ यू फील फॉर दैट? यार मेरे पास ना कोई इमोशनल आंसर नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। नहीं, जो भी आप फील करते हो। मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बताता हूँ। राइट। 1 मिलियन जब सब्सक्राइबर हुए थे, बहुत अच्छा लगा था। स्टिल तब भी काम करना था, वही सुबह ऑफिस आना था, उसी तरीके से सारा था। तब भी पैसे इतने आ रहे थे कि मैं अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जी पा रहा हूँ, ठीक है। 5 मिलियन के बाद लाइफस्टाइल थोड़ा और बेटर हो गया 100%। स्टिल आज मुझे वैसे ही काम करना है, मुझे सब कुछ वैसे ही करना है। इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई और मेरे पास बहुत सारी डिटेल है छोटी छोटी देने को इन चीज़ों को लेके। जैसे पहले जो है एक फ़ोन को देख के नेक्स्ट लेवल खुशी होती थी, आज मैं उसको देखता हूँ कि मेरी ऑडियंस के लिए कैसा है ना। पहले वो मेरे लिए कैसा है मैं देखता था, आज मैं ऑडियंस के लिए देखता हूँ। एक शिफ्ट बहुत बड़ा आ जाता है। और पहले 1 मिलियन वाले टाइम पे जब कोई बंदा मिलता था, ऐसा लगता था ओ यस यार, कुछ हो रहा है लाइफ में। आज मिलता है, कोई तारीफ़ करता है, बहुत अच्छा फील होता है। मतलब ऐसा लगता है कि चलो मेरा काम अभी भी सस्टेन कर पा रहा है। आप समझ रहे हो, इनसिक्योरिटी में जीना शुरू करते हैं फिर हम धीरे धीरे ना। पहले खुशी होती है मिलने में, उसके बाद होता है कि हाँ मैं आज भी रेलिवेंट हूँ, ठीक है, मुझे मेंटेन करना है, मुझे और मेहनत करनी है। सच बताऊं तो जो एक्साइटमेंट है वो प्रोफेशनलिज्म में बदल जाती है। और भी बहुत छोटी छोटी डिटेल्स है हर एक चीज़ की। आपको अपनी, जब आपकी टीम बन जाती है तो टीम की पॉलिटिक्स आप हैंडल कर रहे होते हो, नहीं होता आपके पास टाइम। ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके पास फालतू टाइम नहीं होता एंजॉय करने का। आपको 24 घंटे टेंशन लगी रहती है। और बड़ा नाम हो जाता है तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हमें लीगल नोटिस भी आते रहते हैं। फिर लीगली ब्रांड्स के साथ फाइट करते रहो, इसी में सारा टाइम निकल जाता है भाई। सुनने में बहुत प्यारा लगता है कि भाई सपने सच हो गए, सब कुछ हो गया, आखिरी में काम है एवरीडे फाइट कर रहा हूँ बाकी कंपटीशन से भी अपने, कि मैं सस्टेन रहूँ। और हिम्मत रहती है भाई पूरी। You have to work, simply भाई, you have to work hard.
बाकी ये है रियलिटी, ये ज़रूर मैं बोलूँगा कि जब मैं 1 मिलियन पे था तब भी वीडियो बनाना पसंद था, आज मैं 5 मिलियन पे हूँ तब भी वीडियो बनाना पसंद है। चाहे अभी जैसे मेरे को क्रैम्प आया हुआ, मैं आपके साथ बैठा हूँ, Right. है ना, मुझसे बैठा नहीं जा रहा इतना लंबे समय के लिए, बट वीडियो बनाता हूँ, सारा दर्द वर्द भूल जाता हूँ। Because you love that. हाँ, मतलब मेरी आज तक, चाहे मुझे 104 फीवर भी था एक टाइम पे, पिछले साल की बात है, मैंने स्टिल वीडियो बनाई है, पैरासिटामोल खाई, ठीक है, बुखार उतर गया, मैंने वीडियो बना दी। समझ रहे हो कि इज लाइक काम तो करना ही है। ये वाला सीन बन चुका है अब भाई। समझ रहे हो, दिस इज द सीक्रेट ऑफ संचित भाई दैट सस्टेनिंग दिस लॉन्ग, बिकॉज ही इज कंसिस्टेंट एंड ही लव्स दैट व्हाट ही हाँ, मज़ा आता है। मैं सच बताऊं, अगर मैं जॉब कर रहा होता, मुझे 104 फीवर होता, मैं नहीं जाता ऑफिस। सच मानते हो ये बात तो, है ना। बट अगर, क्योंकि मुझे पता है मुझे 1 तारीख को अपने 15-20 लोगों की सैलरी देनी है, तो मैं तो पीछे नहीं हट सकता। मेरे साथ अब वो एक अजीब सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच हो जाती है ना। तो ऐसा नहीं कि लाइफ बहुत मस्त चल रही है भाई, मतलब फैंटेस्टिक लाइफ चल रही है। जो चीज़ खरीदना चाहता हूँ खरीद पाता हूँ, है ना। एक तो मैं रियलिस्टिक भी हूँ, ऐसा नहीं कुछ भी बट हाँ, लाइफ बहुत फैंटेस्टिक रहती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ना नंबर के साथ कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स, बिकॉज जो आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आप उनके लिए कंटेंट उतना अच्छा बनाते रहो एंड रेलेवेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो। दिस इज व्हाट आई सी, बिकॉज मेरे को 2 साल हुए हैं यूट्यूब पे, बट व्हाट आई सी दैट पीपल, लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते पहले भी। एंड वन थिंग व्हाट आई हैव नोटिस दैट कुछ अचीव करने के कभी कभार बाद में भी उनके अंदर इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, बिकॉज यू आर हैविंग मनी, यू आर हैविंग फेम, तो कभी कभार इंसान उसी में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ, जो कि शायद कुछ मतलब लोगों को समझ नहीं आएगी ये बात, लेकिन आपने भी ये चीज़ रियलाइज़ करी होगी कि एक दिन होता है, कोई एक हेट कमेंट आता है, फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन होता है जब आपको काम का इतना प्रेशर होता है, ऊपर से हेट कमेंट भी देखता है, गुस्सा आता है कि यार क्या इन, और अच्छा, इस चक्कर में मूड पूरे दिन में बहुत शिफ्ट होता है। ये मूड स्टेबल हो गया अब, समझ रहे हो, कैसी भी कंडीशन हो लाइफ की। मतलब ऐसा भी हुआ है कि सुबह मैं हॉस्पिटल में था, मेरी मदर की तबीयत खराब हुई है, शाम को मैंने वीडियो बना दी, रात को मैं जिम भी चला गया, वापस आके मम्मी के पास भी आ गया। मतलब इस लाइक इतना स्टेबल मूड हो चुका है अब लाइफ में कि ठीक है भाई, आपने सारी खुशियां ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे देख ली, वो एक फ्लैट लाइन बन चुकी है वो, है ना। चीज़ें, ये मैं कह रहा था, एक्साइट बहुत कम करती है। और अभी देखना, कोई भी, जैसे हमने पॉडकास्ट किया, है ना, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट करे, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जिस पे व्यूज आए और उस पे हेट कमेंट्स ना हो। हाँ बिल्कुल, चाहे वो कितनी भी रियल फैक्ट इंफॉर्मेशन क्यों ना हो, कोई तो आएगा कि ये इसलिए बोल रहा है, राइट। है ना। तो इन सब चीज़ों से आपको फाइट करना आ जाता है। जब आप मैं पहले ये नहीं सारी आता, बातें सुन रहा हूँ तो मैं वो रिलेट कर रहा हूँ अपने साथ कि हाँ यार, ऐसा होता है। ऑफ कोर्स वी सफर फ्रॉम दैट। अच्छा, हमें सेल्फ डाउट बहुत जल्दी आता है, हमने तो कुछ गलत नहीं बोल दिया, हाँ बट ठीक है, सबके ओपिनियन होते हैं। राइट। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा दैट अभी मेरे से रिसेंटली मेरे फ्रेंड एक मेरे से बात कर रहा था, तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट, तो भाई तू यूट्यूब कर रहा है, यू आर डूइंग बिजनेस एंड उसके बाद अब यूट्यूब पे जा रहा है, तो मतलब नहीं हो पाता है कभी कभार लाइक दैट। तो थोड़ा बी प्रैक्टिकल, उसने मुझे बोला थोड़ा बी प्रैक्टिकल, कहाँ पर रुकना है, कब रुक जाना है, थोड़ा पता होना चाहिए और क्या बनाना है। तो मैंने उसको एक चीज़ ऐसी बोली, जस्ट मुझे प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल समझ नहीं आती। आई बिलीव इन डिल्यूजन बिलीव कि दैट नहीं हो जाएगा, कर देंगे भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंसान को ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता है ना, तो वो सोचता बहुत ज़्यादा है कि उसने मेरे बारे में ये बोला, उसने बोला कि तुम कपड़े सही नहीं पहनते हो, तुम दिखते ऐसे हो, या फिर तुम बोलते सही नहीं हो। वो आपके मन में बैठ जाता है और फिर वो कहीं ना कहीं डर क्रिएट करता है, फिर आप वो चीज़ कर नहीं पाते क्योंकि आपकी बातें चल रही हैं। पर जब आप वो सोच ही नहीं रहे हो, आपको उन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा है, आप अपने डिल्यूजन में और अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, दैट यू वांट टू मेक वीडियोस, आप वीडियोस बना रहे हो, और आपको आज आप भले 5 मिलियन पे हो, बट आई बिलीव अगर आपका डिल्यूजन रहा तो क्या वो 50 मिलियन भी हो जाएगा एक दिन, बिकॉज उसके लिए डिल्यूजन चाहिए वो 50 मिलियन के लिए, बिकॉज वो सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करते रहना जरूरी है कि आज भले कोई 20 मिलियन पे है, बट यू हैव टू दैट सेल्फ डिल्यूजन। भाई आपने इतनी बड़ी एडवाइस दे दी है ना, अपकमिंग लोगों के लिए दे दी, जो भी यूट्यूब पे आना चाहते हैं, देखा जाए तो। क्योंकि देखो, आपको आएंगे ये कमेंट, बिल्कुल आप अच्छे नहीं दिख रहे, बोलना नहीं आता, कंटेंट बनाना नहीं आता, ये नहीं आता, जो इन सब चीज़ों से फाइट करके ना इस लाइक बेटर होता चला जाता है, वो यूट्यूबर बन गया। राइट। क्योंकि आखिरी में हम लोग जो है, एक नहीं 10,000, 20,000, 1 लाख, 20 लाख, इतने लोगों के सामने दिख सकते हैं। कौन सी वीडियो कब चले हमें नहीं पता, और लोगों के ओपिनियन तो है, भर भर के ओपिनियन है, अच्छे भी बुरे भी।
और हमें बुरे ज़्यादा दिख जाते कई के बार। राइट ये सब चीज़ें मैंने सीखी दैट आपने शाहरुख खान की बातें सुनी होंगी, रील्स पे आती है कभी कभार, तो वो बोल रहे थे एक बारी कि दैट जब वो एक्टिंग उन्होंने स्टार्ट करी थी तो लोग उनको बोलते थे कि भाई तू कैसा दिखता है, तू पतला सा है, तेरी शक्ल ठीक नहीं है, एक्टर तू बन ही नहीं पाएगा। तो उसका उनका एक क्लियर बिलीफ था कि भाई मैं तो अपने डिल्यूजन में था कि आई एम द बेस्ट एक्टर एंड आई एम द बेस्ट। तो वो शायद उनके लिए काम कर गया, बिकॉज समटाइम बीइंग प्रैक्टिकल, टू मच प्रैक्टिकल, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते। बिल्कुल भाई, ऐसा लग रहा है मास्टर क्लास बना दिया है मैंने, है ना, यूट्यूबर्स के लिए। सच में भाई Right. मतलब कि आज के टाइम पे ये बातें सुनने की नीड है अपकमिंग क्रिएटर्स को। राइट उनको सच में वो डरे बैठे हैं कि यार इतना कंपटीशन हो चुका है, मैं कैसे स्टार्ट करूं। जब वो ये बातें सुनेंगे, चाहे वो 4 लोग सुने भाई, 4 लोगों की लाइफ चेंज होगी। राइट बिकॉज मैं इसको आपको रिलेट करके भी बता सकता हूँ। इफ़ आई एम टुडे वांट टू स्टार्ट मैंने आपको देखा कि भाई तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग गुड, मैं भी कर लेता हूँ। मैं आपको कॉपी कर सकता हूँ प्रैक्टिकली, मैं आपको कॉपी करने की कोशिश करूँगा, बट प्रैक्टिकलिटी से क्या होगा, मैं आपके जैसा ही बनना चाहूँगा, मैं अपनी कोई फ्लेवर ला ही नहीं पाऊंगा जो मेरे अंदर था, क्योंकि मैं तो मेरे अंदर डर है कि अगर मैं वो दिखाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बट आपने तो डिल्यूजनली करा था, मैं तो प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, तो आई विल सफ़र, मैं सफ़र करूँगा। ये तो है। व्हाट आई बिलीव कि भाई डिल्यूजन होना चाहिए, दैट ठीक है। नहीं भाई, मैं भी सीख चुका हूँ ये बात, आपकी आज बात मैंने पकड़ ली है। डिल्यूजन तो ये मेरे को एक राइट वर्ड नहीं मिल रहा था, बट सच में डिल्यूजनल होना पड़ेगा भाई, होना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। बिकॉज आई एम इनटू इट। आज मैं लोगों से मिलता हूँ, गेस्टों से भी मिलता हूँ, तो पीपल से कि दैट बहुत सारे पॉडकास्टर हो गए हैं, तुमने अब क्यों स्टार्ट करा, मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा थोड़ा ना लेट हो चुका है, स्टार्टिंग लेट। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि दैट एक डिल्यूजन है कि 5 साल में मैं सबसे बड़ा पॉडकास्टर बन जाऊँगा स्पेस में, और मुझे नहीं पता कैसे बनना है। जब मैंने स्टार्ट करा था भाई, आई विल नॉट डिसाइडेड कि मुझे पॉडकास्टिंग करनी है, जस्ट आई हैव सिंगल डे मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था एंड मैं किसी को पॉडकास्टिंग करते हुए देख रहा था एंड उनकी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं लाइक दैट, तो मैंने कहा स्टार्ट कर देते हैं एंड आई स्टार्टेड दिस। अच्छा, ये भी पॉडकास्ट भी हर किसी को करना नहीं आता। राइट मैं मतलब काफ़ी सारे पॉडकास्ट सुनता हूँ, देखता हूँ। अब हमारे यहाँ पे चैलेंज ये है कि अगर आप देखोगे हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखते चलोगे तो हमारी कम्युनिकेशन बहुत अमेजिंग नहीं रही, हम सारे इंडियंस की। हम थोड़ा थोड़ा शायद सब रहे हैं, मतलब कुछ कुछ ही लोग आगे निकलते आए हैं। और जब हम किसी एक नॉलेजेबल बंदे के साथ बैठते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा पॉडकास्ट पे सारी बातें क्लैरिटी से बता पाए। बिल्कुल, ये चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी, आप भी बहुत लोगों से मिलते होगे। ऑफ कोर्स। तो पॉडकास्टिंग तो एक बहुत डिफिकल्ट जॉनरा है, बट सेम टाइम पे चल भी इसलिए रहा है क्योंकि सच में लोगों को नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, और छोटी छोटी क्लिप्स कटती है, वो लोगों को मज़ा दिला देती है भाई। बहुत मज़ा आया संचित भाई आपसे बात करके यार, एंड आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आई विश कि दैट आप और फ्लरिश करो एंड और बढ़िया वीडियोस हमें देखने को मिले, बिकॉज हर किसी को फ़ोन खरीदना है, हर किसी को गैजेट्स खरीदने हैं, एंड दे वांट टू लुक अप टू समवन जो जेन्युइन कंटेंट बना रहा हो, जो जेन्युइनली अनफेयर तरीके से फेयर तरीके से बता दे सारी चीज़ों को। तो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब भाई, आई लव योर कंटेंट एंड आई विश आप बहुत बढ़िया करो। मुझे भी भाई आपका कंटेंट बहुत पसंद है यार। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन माई चैनल एंड डेफिनेटली विल ट्राई कि हम अगला एपिसोड भी बनाएं अगली गैजेट्स के ऊपर, अगली चीज़ों के ऊपर। थैंक यू भाई फॉर बीइंग देयर।